ओके, तो जैसे मैंने कहा था आप लोगों को कि हम लोग 3:30 को शुरू करेंगे, बट कुछ लोग अभी नींद में हैं, पता नहीं, शायद उनको लग रहा है कि 4 o'clock से ही शुरू होगा, है ना? Isn't it? Anyway, सर पीसीआर से स्टार्ट। वो ठीक है, वो छोड़ो। मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोगों ने क्या पढ़ना शुरू किया था, उससे हम लोग शुरू करते हैं। तो एक्चुअली हम लोग डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में तो हमें ये जो सारे पॉइंट्स है इनके बारे में हमने पढ़ना है, मतलब पढ़ रहे हैं। सो फर्स्ट है आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, तो इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। दूसरा है कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, इस चीज के बारे में भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तीसरी चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं एम्प्लीफिकेशन ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर, ठीक है। अब ये पीसीआर, फिर चौथा इंसर्शन, पांचवा ऑब्टेनिंग द फॉरेन और सिक्स्थ है ना डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, ये स्टेजेस को हम पढ़ना है, ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड। तो यहाँ पे ये ओके, तो यहाँ पे बेटा ये तीसरी स्टेप हमें दिखाई दे रही है ना, इसको हम लोग कहते हैं शो कंट्रोल टच एंड होल्ड एग्जिट साइड शो, ठीक है। सो एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर, ओके ठीक है। एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर मतलब ही हमें नंबर ऑफ कॉपी, जो भी जीन, जो भी डीएनए हमने आइसोलेट किया है, उसकी नंबर ऑफ कॉपीज बनानी है, बहुत सारी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नोटिस करते हैं कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज द सिंथेसिस ऑफ मल्टीपल कॉपीज ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट इन विट्रो यूजिंग 2 सेट्स ऑफ द प्राइमर्स एंड द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। नाउ देखो यहाँ पे ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। अगर हम थोड़ा सा यहाँ बच्चों पेन एंड पेपर पे बात करें, है ना, ये यहाँ पे आते हैं बच्चों। चलो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं पेन एंड पेपर। देखो मेरे पास है ना एक डीएनए, तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है, ये है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब इस डीएनए की मुझे एग्जैक्ट मिलियंस ऑफ कॉपीज बनानी है, मिलियंस ऑफ, ठीक है। तो ये है डीएनए 5-3-3-5। और ये बात भी याद रखना कि हमेशा प्राइमर कहाँ अटैच होता है, प्राइमर अटैच होता है एट द 3' एंड, बराबर, ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड। ओके, बढ़िया बात है सर, वही बात है। चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे अब हमें नोटिस क्या करना है कि सबसे पहले हम लोग हाई टेम्परेचर देंगे जिससे हमें डीनेचरेशन मिलेगा। डीनेचरेशन मतलब दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, मतलब जो हमने इंस्ट्रूमेंट बनाया है, मशीन बनाई है, उसमें ऑटोमेटिकली इतना ज्यादा टेम्परेचर, मतलब मोर देन 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम बढ़ा देते हैं। इतने टेम्परेचर पे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड ऑटोमेटिकली एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, है ना, वो मेल्ट हो जाएगा, तो रहेगी नहीं वो कनेक्टेड। तो आपको ये पॉइंट समझ में आया क्या? ये पॉइंट समझ में आया? हाई टेम्परेचर पे डीनेचरेशन ऑफ डीएनए हो जाता है, मतलब जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो ऑटोमेटिकली सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर उसको हम लोग ठंडा करते हैं, मतलब ऐसे टेम्परेचर पे लेके आते हैं, वहां पे हमने आरएनए प्राइमर लगा के रखे हैं। अब ये जो आरएनए प्राइमर होते हैं, ये आरएनए प्राइमर जो ये 3' एंड तो बराबर यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा, ये 3' एंड तो यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब वहां पे हमारे पास में ऑब्वियसली नॉर्मल टेम्परेचर पे, मतलब नियर अबाउट मान लेते हैं बिलो द 50 डिग्री सेल्सियस या अराउंड द 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पे हम लोग ये कर सकते हैं कि यहाँ पे एक डीएनए पॉलीमरेज है जिसको एक्चुअली हम लोग कहते हैं टैक पॉलीमरेज। क्या कहते हैं उसको हम लोग? टैक पॉलीमरेज। अब ये जो एंजाइम है ना, ये डीएनए रेप्लिकेशन करा सकता है, और ये पाया जाता है थर्मो एक्वेटिकस बैक्टीरिया में, थर्मोफिलस एक्वेटिकस। अब ये जो होते हैं सल्फर स्ट्रीम में रहने वाले आर्की बैक्टीरिया है, हाई एकदम हॉट सल्फर स्ट्रीम्स पे वो रहते हैं, जहाँ पे पानी एकदम 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है,
वहां पे बेटा ये सरवाइव करने वाले बैक्टीरिया है, तो उनके अंदर का जो एंजाइम भी है बेटा उतने टेम्परेचर को सहन कर सकता है, वहां पे काम कर सकता है। तो ऑल्दो जब हम लोग उसको डालते हैं और हाई टेम्परेचर पे मेल्ट डाउन कराते हैं, तब भी बेटा ये डीएनए पॉलीमरेज जो है टैग पॉलीमरेज के ऊपर कोई असर होता नहीं है। तो ये पॉलीमरेज हम लोग यूज करते हैं। ये पॉलीमरेज क्या करेगा, स्लोली बेटा ये पॉलीमरेज बराबर वहां जा करके ये वाला जो साइड है और इधर वाले साइड को इस तरह से एक्सटेंड करके 2 डीएनए हमें बना देगा। ठीक है, मतलब डीनेचरेशन, एनीलिंग मतलब एडिशन ऑफ द प्राइमर्स एंड देन इलॉन्गेशन। इस तरह से करेंगे तो एक हमें तुरंत बेटा क्या होता है ना, 2 डीएनए मिल जाते हैं एक डीएनए से। अब ये एक साइकिल हो गया, 1 साइकिल हुआ, एक डीएनए से 2 डीएनए मिल गए। फिर से हमें वही रिपीट करना है, फिर डीनेचरेशन, फिर टेम्परेचर बढ़ा दो उसी जगह पे, तो ये दोनों डीएनए सेपरेट हो जाएंगे, मतलब हमारे पास 4 सिंगल स्ट्रैंड आ जाएंगे, तो वहां पे बेटा 4 डीएनए बन जाएंगे। फिर से वैसा ही करो, सेम चीज बेटा हम लोग 30 to 60 मिनट या 90 मिनट तक रिपीट करते हैं। इतनी बार रिपीट करते हैं, मतलब लगभग 30 to 60 साइकिल्स हम लोग रिपीट करते हैं, तो आप समझ सकते हो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कितना ज्यादा डीएनए हमें मिलेगा। क्लियर है क्या बेटा? इसी को हम लोग कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन क्यों है? क्योंकि बार बार हम लोग ये डीनेचरेशन, एनीलिंग एंड अगेन इलॉन्गेशन, फिर डीनेचरेशन, एनीलिंग एंड इलॉन्गेशन, डीनेचरेशन, एनीलिंग एंड इलॉन्गेशन, ये करते रहते हैं हम लोग उस पूरे वायल में, और मिलियंस ऑफ बेटा कॉपीज बन जाती है एक सिंगल डीएनए से, इजंट इट? वो सेम कॉपीज बनती है एररलेस, क्योंकि ये पॉलीमरेज के साथ ही हम लोग करा रहे हैं, बट ये आर्टिफिशियली इन विट्रो हम लोग कराते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग पॉलीमरेज, मतलब यहाँ जो पॉलीमरेज यूज किया जा रहा है उसको हम लोग कहते हैं टैक पॉलीमरेज। टैक पॉलीमरेज ये वर्ड है, ठीक है, ये यूज होता है बेटा टैक पॉलीमरेज। हेलो, क्लियर है क्या बेटा? क्लियर है? सर पॉलीमरेज मतलब क्या क्या? तो बता रहा हूँ ना, टैग टैग पॉलीमरेज है, TAC। टैग पॉलीमरेज मतलब डीएनए पॉलीमरेज का ही है वो, बट वो बहुत हाई टेम्परेचर पे काम कर सकता है। उसको नाम इसीलिए रखा गया है क्योंकि वो जिस बैक्टीरिया से निकाला गया है उसका नाम है थर्मोफिलस एक्वाटिकस। थर्मोफिलस का T, एक्वाटिकस का AQ। ठीक है, इसीलिए उसको हम लोग टैग पॉलीमरेज कहते हैं। क्लियर है बेटा? यस ओके, चलो, तो यहाँ पे वही बात, ये वाली मशीन दिखाई जा रही है यहाँ पे जिसमें एक्चुअली हम लोग ये काम करते हैं। ठीक है, ये वाली ये जो मशीन है इसको मैंने बहुत ज्यादा यूज किया है। ठीक है, बड़ा ही मजा आता था, बट हमेशा वो वैसे ही रिजल्ट आपको मिले, वैसा ही काम बने ये जरूरी नहीं है। ठीक है, कभी कभी गलती होती है, बट यहाँ नोटिस करो बेटा, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। अब हम लोग यार पीसीआर मशीन यूज करते हैं ये वाली, इसमें छोटे छोटे वायल्स जो है बंदा डाल रहा है, छोटे छोटे वायल्स को खड़े करके। ठीक है, इन वायल्स में वो सब डीएनए डाल देते हैं। ठीक है, सो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन is the synthesis of multiple copies of the gene of interest in vitro, मतलब इस मशीन में, लैब में, लिविंग सेल में नहीं कर रहे हैं, यूजिंग 2 sets of primer। अब यहाँ पे देखो, यहाँ 2 sets of primer है एंड द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। अब जो पॉलीमरेज यूज होता है उसको हम टैग पॉलीमरेज कहते हैं। नाउ primers are small chemically synthesized oligonucleotides। तो प्राइमर तो हमने खुद ही बना के रखे हुए हैं, छोटे छोटे बेटा आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, केमिकली सिंथेसाइज्ड oligonucleotides that are complementary to the regions of the DNA। अब यहाँ पे बहुत बार है ना, इस तरह से हम लोग प्राइमर पहले से ही ऐड करके रखते हैं ताकि वो वहाँ पे अटैच हो जाए। नाउ द एंजाइम extend the primers using the nucleotides and the genome DNA। ठीक है, template through the continuous DNA replication the DNA segment is amplified up to 1 billion copies बनती है। देखो, मतलब एक सिंगल डीएनए से हमें 1 बिलियन, बहुत बड़ा नंबर मिलता है। ठीक है, इतने सारे बेटा सेम एग्जैक्ट कॉपीज इस मशीन में बेटा हम लोग बनवा सकते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग एंजाइम टैग पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम यूज किया बेटा? टैग पॉलीमरेज। ठीक है,
तो यहाँ पे ये स्टेप्स बेटा प्रोसेस आपको दिखाया जा रहा है। एक है बेटा डीनेचरेशन, एक है एनीलिंग और एक है एक्सटेंशन। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि सिंगल स्ट्रैंडेड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, उनको सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में हमने बाय डीनेचरेशन कन्वर्ट कर दिया, एकदम हीट दिया, हाई टेम्परेचर दिया, 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे लेके गए और वहां पे हमने ये काम कराया। ठीक है, उसके बाद बेटा हम लोगों ने यहाँ पे प्राइमर अटैच करा दिए। ठीक है, प्राइमर ऑटोमेटिकली अटैच हो जाएंगे। एंड देन बेटा यहाँ पे एंजाइम हमने यूज किया, पहले से ही उसमें सारे बेटा नाइट्रोजनस बेसिस हमने डाल के रखे हैं, ताकि वो हम लोग जब भी वो रेप्लिकेशन करेगा तो उसको नाइट्रोजनस बेसिस भी तो चाहिए। तो सारे बेटा जो भी न्यूक्लियोटाइड्स है हमने पहले डाल के रखे हैं वहाँ पे ढेर सारे। ठीक है, नाउ यहाँ पे डेफिनेटली वो जो पॉलीमरेज एंजाइम है एक डीएनए से एग्जैक्ट वैसे ही 2 डीएनए की कॉपी बना लेगा। ठीक है, तो अगर हम 30 साइकिल्स करते हैं, 30 साइकिल्स, तो हमें लगभग बेटा 1 बिलियन टाइम्स 1 बिलियन कॉपी मिलते हैं 30 साइकिल्स में। ये लॉगरिथमिक स्केल में बढ़ता है, 1 से 2 बनेगा, 2 से 4 बनेगा, 4 से 8 बनेगा, ऐसे चलता है। ठीक है, तो दैट वी गेट नंबर ऑफ मिलियंस ऑफ कॉपीज, बिलियंस ऑफ कॉपीज फ्रॉम अ सिंगल कॉपी ऑफ द डीएनए। नाउ यहाँ पे आता है फॉर एम्प्लीफिकेशन थर्मोस्टेबल डीएनए यूज किया जा रहा है। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज यूज किया जा रहा है और ये कहाँ से मिलता है? थर्मस एक्वाटिकस नाम के बैक्टीरिया से। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं टैक पॉलीमरेज। क्या कहते हैं? टैक पॉलीमरेज। टी का मतलब क्या है? थर्मस। क्यू का मतलब क्या है? एक्वाटिकस। ठीक है, so it remains active in a high temperature during the denaturation of the double stranded DNA। तो डीएनए का अगर डीनेचरेशन हो भी जाता है तब भी बेटा ये है ना एक्टिव रहेगा उस समय। द एम्प्लीफाइड फ्रैगमेंट, जो भी एम्प्लीफाइड फ्रैगमेंट से कैन बी यूज्ड टू लाइगेट विद अ वेक्टर फॉर फर्दर क्लोनिंग। अब देखो यार, इतने सारे कॉपीज अगर हमारे पास एक छोटे से फ्रैगमेंट के मिल गए तो बेटा उसको वेक्टर के साथ में जोड़ना, प्लाज्मिड के साथ में कनेक्ट करना आसान हो जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, बहुत ज्यादा कॉपीज है तो कोई ना कोई तो जाके कनेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए है ना, वेक्टर जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है उनके साथ जैसे हम लोग प्लाज्मिड के साथ मिक्स करेंगे वैसे बेटा वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने की कोशिश करेगा। क्या यहाँ तक बेटा क्लियर है? yes, ओके, नाउ आता है बच्चों फोर्थ स्टेप, जिसको हम लोग कहते हैं इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल। अब जो हमने बहुत सारी मिलियंस ऑफ कॉपीज वेक्टर की भी बना के रखी है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से, और हमें जो डीएनए चाहिए था उसके भी बना के रखी है, तो बस इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल, यही एक सिंपल चीज बच जाती है। व्हाट हैपेंस यूजिंग एनी मेथड्स, the ligated DNA is introduced into recipient cells। ठीक है, आप अगर कोई भी मेथड यूज करोगे तो जो भी लाइगेटेड डीएनए है उसको हम लोग किसी भी होस्ट सेल से हम लोग अंदर डाल सकते हैं। अभी एनी मेथड का मतलब है, मैंने बहुत सारी मेथड के बारे में लास्ट क्लास में बेटा डिस्कस किया था, है ना। जीन गन मेथड है, माइक्रो इंजेक्शन है कि नहीं, एग्रोबैक्टीरियम टू विशंस मीडिएटेड ट्रांसफर है, रेट्रोवायरस से ट्रांसफर कर सकते हैं, डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, वायरस के साथ भेज सकते हैं, ट्रांसडक्शन हो सकता है, ऑल द थिंग्स आर पॉसिबल। हेलो, इजंट इट? बहुत सारे मेथड्स sir, जिससे हम लोग डीएनए को, जो भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने बनवाया है उसको हम लोग ऑटोमेटिकली होस्ट सेल में ट्रांसफर कर सके। सो दे टेक अप डीएनए फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो ये आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ये होस्ट है, उसके अंदर ये चला जाएगा, और ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो होस्ट के अंदर चला जाएगा तो वहां जाकर के अपनी कॉपीज भी बनाना शुरू करेगा। देखो इसमें डबल एम्प्लीफिकेशन है, एक तो ये सेल खुद की कॉपी बना रहा है, तो देखो 4 कॉपीज बन गई, एक ही बैक्टीरिया की 4 बैक्टीरिया बन गए। और एटलीस्ट बेटा अगर इसने इस प्लाज्मिड में डिवाइड नहीं भी किया होता तब भी बेटा 4 तो हमारे डीएनए होते, 4 प्लाज्मिड तो होते कि नहीं। हेलो, अगर सपोज प्लाज्मिड में डिवाइड नहीं भी किया होता तो बैक्टीरिया तो डिवाइड हो रहा है, तो एक बैक्टीरिया से 4 बैक्टीरिया बने मतलब हमारे एक प्लाज्मिड से 4 प्लाज्मिड बन गए, तो हमारा फायदा ही हुआ। बट डबल कैसे होता है? क्योंकि बैक्टीरिया तो डिवाइड हो ही रहा है बट बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड्स भी अपने आप डिवाइड होते हैं, तो इसीलिए
यहाँ पे बहुत मैनीफोल्ड बेटा एम्प्लीफिकेशन हमें मिलता है। क्लियर है क्या? Yes, sir. ओके। इफ recombinant DNA bearing ampicillin resistant gene, अभी कोई अगर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए देखते हैं जिसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है, ठीक है, इज ट्रांसफर्ड टू द इनटू द ई कोलाई सेल, द होस्ट सेल्स बिकम एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट सेल। तो आपको ये चीज मैंने यार बहुत देर तक समझाई लास्ट क्लास में। अगर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन प्लाज्मिड के ऊपर है और वो प्लाज्मिड अगर उस बैक्टीरिया के अंदर गया तो वो बैक्टीरिया ऑटोमेटिकली एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट बन जाएगा। यस, है ना, ऐसा ही होगा। नेक्स्ट, if the transform cells are spread on agar plates, ट्रांसफॉर्म मतलब जिस बैक्टीरिया के अंदर, होस्ट के अंदर बेटा हमारा डीएनए चला जा गया है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया है, अगर उनको हम लोग एगार प्लेट के ऊपर स्प्रेड करते हैं, कल्चर करते हैं कंटेनिंग एम्पिसिलिन, तो ओनली ट्रांसफॉर्मेंट्स विल ग्रो, अनट्रांसफॉर्म्ड रेसिपिएंट्स विल विल डाई। तो अगर बेटा हमारा प्लाज्मिड उसके अंदर है तो ही वो सर्वाइव करेगा, अगर हमारा प्लाज्मिड उस बैक्टीरिया के अंदर नहीं है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ये है एक सिलेक्टेबल मार्कर। ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के बीच में हम लोग डिफर कर सकते हैं। डिफर क्या करना होता है, जो बच गए वही ट्रांसफॉर्मेंट है, वही काम के है, बाकी तो चले ही गए, मर ही जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के बीच का डिफरेंस पता चल जाता है। हम सक्सेसफुली ये समझ जाते हैं कि हाँ, हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो अंदर चला गया है, बाय या तो डबल प्लेटिंग करते हैं या बाकी भी मेथड से, उससे भी हम लोग पता लगा लेते हैं। ठीक है, जिससे पता चल जाता है कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने बनवाया है वो हमारे होस्ट सेल के अंदर जा चुका है। ये हमारी फोर्थ स्टेप थी। अब सिर्फ वहां जाके काम तो नहीं बनेगा। अब देखो यार, आपने कोई तो भी जीन उसके अंदर डाल दिया, ठीक है, डाल दिया, अल्टीमेट एम क्या है, आपने वो वाला जीन ह्यूमन बीइंग से निकाल करके बैक्टीरिया में क्यों डाला? क्या एम क्या है, आप क्या सोच रहे थे? तो आप ये सोच रहे थे कि यार ये जीन जब मैं बैक्टीरिया में डालूंगा तो वहीं पे बैक्टीरिया में ये वाला प्रोटीन बहुत है ना ज्यादा अमाउंट में बनेगा। अच्छा, तो ये काम था, हाँ यही काम। तो यहाँ पे बेटा नोटिस करते हैं, द अल्टीमेट एम of recombinant DNA technology is to produce a desirable protein। अब यहाँ पे desirable protein बनाना है। The foreign gene gets expressed under appropriate condition। अब बेटा foreign gene क्यों है? क्योंकि वो है जो जीन हमने वहां पे भेजा है वो बैक्टीरिया को तो है नहीं, तो बैक्टीरिया के लिए तो वो जीन फॉरेन डीएनए, फॉरेन जीन है। अब बैक्टीरिया डिसीजन ले सकता है, वो या तो उसे नष्ट भी कर देगा, बोले यार अपना जीन नहीं है, हटाओ इसको, या तो अगर आप लोगों ने प्रॉपर उसके साथ प्रमोटर भी सेट करके भेज दिया है, टर्मिनेटर भेज दिया है, ऑपरेटर भी सेट कर दिया है, ऐसा अगर आपने प्रॉपर पूरा सीक्वेंस वहां पे बैक्टीरिया में डाल दिया है, प्लाज्मिड में डाल दिया है, तो बेटा हो सकता है कि वही जीन जा करके वो जो प्रोटीन्स है वो वहां पे बनाना शुरू कर दे। अब उस सेल के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर वो प्रोटीन बनेगा जरूर, बट उस बैक्टीरिया के जो काम का है नहीं यार वो प्रोडक्ट। तो बैक्टीरिया क्या करता है, रिलीज कर देता है, चीजों को रिलीज करता है, बोले नहीं अपना नहीं है तो वो अपना रिलीज कर देता है ना। सो इफ अ प्रोटीन एन्कोडिंग जीन इज एक्सप्रेस्ड इन अ हेटेरोलॉगस होस्ट, इट इज कॉल्ड अ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। तो है ना, अगर उस बैक्टीरिया में हेटेरोलॉगस होस्ट मतलब अलग होस्ट है ना, ठीक है, जहाँ पे जीन है वहां पे है नहीं, अलग जगह पे डाला आपने, तो उसके अंदर अगर वो जीन काम करे, उससे अगर प्रोटीन्स बनाए, तो उस प्रोटीन को भी हम लोग रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहते हैं। क्लियर? Yes, sir. नाउ आते हैं आगे। तो सेल्स विद द फॉरेन जीन कैन बी ग्रोन इन द लेबोरेटरी, हम लैब में ग्रो कर सकते हैं। The cultures are used to extract desired proteins and purify by using separation technique। तो बेटा क्या होगा कि हम लोग बहुत ज्यादा अमाउंट में अब ये प्रोटीन बनवाना चाहते हैं। हम लोग इंसुलिन का ही एग्जांपल लेते हैं, और वो बैक्टीरिया इंसुलिन बना तो रहा है, बट वो
प्योर फॉर्म में नहीं है, बहुत ज्यादा स्केल पे नहीं है लैब में, तो हमारा मेन ये है कि उसको पहले तो प्यूरिफाई भी करना है और उसको सेपरेट करना है, बाकी जो भी प्रोटीन बैक्टीरिया के प्रोटीन्स है उनसे सेपरेट भी करना है, उनसे अलग करके निकालना है। तो इस चीज में बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आने वाला, वो क्या है? The cells can also be multiplied in a continuous culture system। अभी continuous culture system क्या है, ये बहुत ही हमें इम्पोर्टेंटली अभी चीजें समझनी है। Here the used medium is drained out from one side while the fresh medium is added from the other, and it maintains the cells more physiologically active and so produce a large biomass. It yields more desired protein। अभी जैसे मैं एग्जांपल के फॉर्मेट में यहाँ पे बता देता हूँ। अगर बेटा ये आपने ऐसा एक बॉक्स बनाया, यहाँ पे बेटा आप लोगों ने एक आउटलेट नल लगा दिया और यहाँ पे आप लोगों ने एक इनलेट लगा दिया है। अब मान लेते हैं यहाँ से बेटा आप कप रखते हो, चाय आती रहती है, ठीक है, नया फ्रेश चाय का मटेरियल, चाय आ रहा है, इधर से चाय कलेक्ट करते हो आप लोग, इस साइड से हम लोग वो चाय पत्ती डाल रहे हैं, शुगर डाल रहे हैं, मिल्क पाउडर डाल रहे हैं, हॉट वाटर डालते ही चले जा रहे हैं। मतलब एक साइड से हम ऐड करते जा रहे हैं, वहां दूसरे साइड से निकलते चला जा रहा है। तो यहाँ पे कभी कोई गंदगी बचेगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ कोई स्टोरेज नहीं है ना। ऑलवेज इट इज व्हाट है ना, इनपुट करो आउटपुट करो, इनपुट करो आउटपुट करो। इस चीज को हम लोग कंटिन्यूअस कल्चर कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस कल्चर कहते हैं। तो आप जो बहुत बड़ा बायो रिएक्टर बनाते हो, उस बायो रिएक्टर में आप बाहर से बेटा चीजें ऐड करते रहते हो और उसी समय थोड़ी थोड़ी देर बाद मतलब कंटिन्यूअसली जो है प्रोडक्ट को निकाल भी रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, जो भी सेल्स होते हैं, जो अंदर के सेल्स होते हैं, उनको तकलीफ नहीं होती, वो मरेंगे नहीं, उनकी डेथ नहीं होगी, ठीक है, वो अपना काम करते रहेंगे। शायद आपने सुना होगा कि ईस्ट सेल जो होता है, जो कि अल्कोहल बनवाता है, अगर अल्कोहल 13% तक चला गया ना उस सॉल्यूशन में, ईस्ट खुद मर जाएगा, मतलब अल्कोहल बनना बंद। अगर ऐसा हो तो आप लोगों ने यहाँ पे बेटा इधर से शुगर सिरप डाल रहे हो, यहाँ ईस्ट का कल्चर है यहाँ पे बीच में, और इधर से बेटा अल्कोहल निकालते जा रहे हैं, तो बेटा आप समझो कभी भी वहां पे अल्कोहल का परसेंटेज कभी बढ़ेगा नहीं, वो फ्रेश रहेंगे सेल हमेशा, और हमेशा बेटा कंटिन्यूअसली अल्कोहल प्रोड्यूस होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, इजंट इट? तो वर्ड को समझो, the cells can also multiplied in a continuous culture system, continuous culture system. Here the used medium is drained out from one side while the fresh medium is added from the other, and it maintains the cells more physiologically active and so produce a large biomass। तो बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन हमें जो भी चाहिए वो मिलेगा, एंटीबायोटिक्स चाहिए वो मिलेगा, क्योंकि आप कंटिन्यूअस कल्चर कर रहे हो, ठीक है। तो इससे हमें डिजायर्ड प्रोटीन्स मिलते हैं, इससे हमें क्या मिलते हैं? डिजायर्ड प्रोटीन्स मिलते हैं। तो फिर ये जो भी हम लोग मतलब कंटिन्यूअस कल्चर वगैरह जो बातें कर रहे हैं, ये क्या है थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। एक होता है बैच कल्चर। बैच कल्चर क्या होता है? बैच कल्चर मतलब आपने एक जैसे कि हम लोग गैस के ऊपर एक बर्तन रखा, उस बर्तन में बेटा चाय डाली, चाय पत्ती डाली, फिर दूध डाला, अदरक पीस के डाल दिया, ऐसे ऐसे और बहुत कुछ करके ऐसे चाय बना दी, और फिर जितना चाय बन गया उसको निकाला और पोर कर दिया, हो गया, खत्म, खाली हो गया, एक बैच निकल गया। और फिर 4 मेहमान आए, बोले और चाय बनाओ, तो फिर से बेटा वही पतीले को धोएंगे, उसमें फिर से चाय पत्ती डालेंगे, ये करेंगे, फिर बेटा वो 4-5 कप चाय निकलेगी और लोगों को देंगे, फिर वो पतीला खाली हो जाएगा। हेलो, इसको बोलते हैं बैच कल्चर। एक बैच बनाते हैं, उस बैच जितना प्रोडक्ट निकालते हैं और चला। तो जो मशीन होती है, चाय की कॉफी की मशीन होती है, उसमें क्या है, वंस यू पुट इट, ठीक है, बार बार निकलता रहता है, डालते रहते, निकालते, तो कंटिन्यूअस कल्चर कहता जाता है। आई होप ये एनालॉजीज है जो समझाने के लिए कि हाँ यार कैसे बायोरिएक्टर्स 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक कंटिन्यूअस कल्चर करता है, आउटपुट करते रहो, इनपुट निकालते रहो, फ्रेशली चलता रहेगा। दूसरा होता है बैच कल्चर, वंस इनपुट करो, बहुत देर तक उसको यूज कर लो, पूरा जितना प्रोडक्ट बनता है वो एक साथ निकाल लो, एंटायर खाली कर लो, साफ कर लो, स्टेरिलाइज कर लो, फिर से वंस मोर टाइम।
इस तरह से बायोरिएक्टर्स काम करते हैं। ये आपके सामने बेटा ये इंसान आपको दिखाया जा रहा है, देखो ये बायोरिएक्टर्स को यूज कर रहा है, मतलब चाय बना रहा है, चाय है। चलो यहाँ पे थोड़ा समझते हैं। These are the vessels, ये vessels है यार, in which raw material are biologically converted into specific product। तो आप जो भी रॉ मटेरियल उसमें डालोगे उससे एंजाइम्स बनेंगे, एंटीबायोटिक्स बनेंगे, विटामिन्स बनेंगे। विटामिन्स बनते हैं, आप विटामिन्स के टैबलेट्स खाते होगे बी कॉम्प्लेक्स के, वो भी बेटा हम लोग ऐसे ही बायोरिएक्टर्स में बनवाते हैं। ठीक है, बेवरेजेस अलग अलग प्रकार के ऐसे ही यहाँ पे बनते हैं। इंसुलिन जैसे मेडिसिन भी बेटा ऐसे ही हम लोग बनवाते हैं। सो दीज आर द वेसल्स इन विच द रॉ मटेरियल्स आर बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट, है ना, एंजाइम्स एक्सेट्रा, यूजिंग माइक्रोबियल और प्लांट और एनिमल और ह्यूमन सेल्स। अब हम वहां पे कोई भी ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म यूज कर सकते हैं। नाउ तो टू प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ द प्रोडक्ट, हमें बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे प्रोडक्ट चाहिए, तो बायोरिएक्टर्स आर यूज्ड वेयर लार्ज वॉल्यूम्स 100 to 1000 liters of culture can be produced या प्रोसेस्ड। ठीक है, तो बायोरिएक्टर्स बहुत बड़े बड़े वेसल्स होते हैं जिनमें आप एक साथ बहुत ज्यादा, पेट्री डिश पे आप कितने बैक्टीरिया ग्रो करोगे, ज्यादा तो नहीं कर पाओगे, बट एक बायोरिएक्टर के अंदर बेटा आप मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया या जो भी ट्रांसजेनिक एनिमल सेल या प्लांट सेल या ह्यूमन सेल, उनको बेटा आप वहां पे डालते हो, उनको खाना पीना देते हो, वहां पे ग्रो होते हैं, और बहुत ज्यादा अमाउंट में जो भी हमने उसमें जीन डाल के रखा है उसके प्रोडक्ट्स को बनवा के दे देते हैं। So a bioreactor provides optimal growth condition, that is temperature, pH, substrate, salts, vitamins। देखो बैक्टीरिया को हो या कोई भी सेल को हो, एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए, अच्छा मौसम मिला, अच्छा टेम्परेचर मिला, अच्छा पीएच, अच्छा खाना पीना, प्रॉपर सॉल्ट ऑस्मोलैरिटी, प्रॉपर विटामिन्स, प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अगर मिलता है तो बेटा वहां पे वो जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है उतने ही प्रॉपरली ग्रो भी होगा, और हमें प्रॉपर बेटा प्रोडक्ट का जो भी आपकी डिजायर है कि हाँ यार इतना प्रोडक्शन होना चाहिए, वो हमें मिल सकता है। नाउ ये दो चीजें हमारी एनसीईआरटी हमें दिखाना चाहती है, ये दो डायग्राम है, आप देख सकते हैं। तो अगर आपको याद हो तो ये चैप्टर पढ़ने से पहले हमने बोला था कि दो पार्ट है, एक है जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला और एक है केमिकल इंजीनियरिंग। तो ये केमिकल इंजीनियरिंग वाला पार्ट है, इसमें कहीं हम लोग जीन वीन आइसोलेट करके ये नहीं करते। यहाँ पे पढ़ते हैं कि यार हम लोग ये जो बैक्टीरियाज है या जो भी हमने ट्रांसजेनिक सेल्स बनाए हैं, इनका लार्ज स्केल प्रोडक्शन कैसे ले, उनको कैसे कल्चर मीडियम में ग्रो करे, उनके लिए कौन सा खाना बना के दे, उनको कौन सा सब्सट्रेट दे, कैसे कंडीशंस दे, इनकी सबकी स्टडी करना, वो मेंटेन करना, लार्ज स्केल प्यूरिफिकेशन करना, डाउनस्ट्रीम जो प्रोडक्शन है वो करना है ना, ये सारी चीजें जिसमें बेटा हम लोग कंसिडर करते हैं उसी को हम केमिकल इंजीनियरिंग कहेंगे। है ना, तो ये दूसरा पहलू है जो भी जेनेटिक इंजीनियरिंग है ना, बायोटेक्नोलॉजी। आपको देखा होगा, शायद आपने देखा होगा कि बहुत सारे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स है जहाँ पे बहुत जगह पे आपको बायोटेक्नोलॉजी वाला ब्रांच देखने को मिलता है। अब आप सोचोगे कि वहां पे क्या कर रहा है, मतलब व्हाई दैट बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच इज देयर इन दैट इंजीनियरिंग कॉलेज। तो क्या वहां पे वो बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं? नहीं, वहां पे एक्चुअली जो इंस्ट्रूमेंटेशन डिजाइनिंग होता है या केमिकल इंजीनियरिंग जो होती है, इन सब के बारे में बेटा वहाँ पे पढ़ाया जाता है। वहाँ पे ऐसे ही लोग बनाए जाते हैं जो आगे चल करके इन सब चीजों को हैंडल कर सके ना। यहाँ पे आप देख सकते हो दो प्रकार के बेटा बायोरिएक्टर है, एक है सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर, ये एक है, दूसरा है स्पार्ज्ड स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर। ठीक है,
अब यहाँ पे बेटा ये थ्रू विच द स्टेराइल एयर बबल्स आर स्प्रेड, ये चीज यहाँ पे दी गई है। नाउ मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर आर स्टरिंग टाइप। अगर आप देखोगे तो दोनों में ये वर्ड आता है स्टर्ड एंड स्टर्ड, ठीक है। तो आपको दोनों ही इसमें आपको स्टर्ड ये वर्ड देखने को मिलेगा, हेलो है ना। स्टर्ड का क्या मतलब है, देखो बहुत सिंपल बात है। अगर आप कोई भी एक बायोरिएक्टर डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, और आपने बहुत सारा बेटा कल्चर मीडियम डाल दिया, ठीक है, इस मीडियम में आप बहुत सारे बैक्टीरिया ग्रो करना चाहते हो या सेल्स या ट्रांसजेनिक एनिमल्स ग्रो करना चाहते हो, बट ये जितने भी बैक्टीरिया हैं यहाँ पे आप ग्रो करा रहे हो इसके अंदर, ठीक है, ये जो वेसल जो कि पैक अगर रखोगे, ठीक है, तो सबसे पहली चीज होती है कि ये जो खाना है जो है ना फूड, इन ये फूड सबको इक्वल अमाउंट में मिले। तो इसीलिए यहाँ पे हमने रॉड या मोटर लगा के रखा हुआ है जो रोटेट करता रहता है, और उसको थोड़े वहां पे ब्लेड रखा गया है, तो ब्लेड रोटेट करेंगे तो ये ब्रॉथ जो होता है जिसमें वो ग्रो हो रहा है बैक्टीरिया या जो भी सेल्स ग्रो हो रहे हैं उनको सबको इक्वल अमाउंट में खाना पीना मिलेगा ताकि सबका इक्वल ग्रोथ हो। ये एक पॉइंट है। दूसरा है हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे इनलेट लगा देते हैं, इनलेट लगा करके हम ऑक्सीजन का भी सप्लाई करते हैं। तो जब ऑक्सीजन जाता है तो ये जो लिक्विड ब्रॉथ है, ठीक है, इसके अंदर ऑक्सीजन घुलना चाहिए, इट शुड डिसॉल्व प्रॉपरली, बिकॉज डिसॉल्व ऑक्सीजन की बहुत जरूरत होती है। डिसॉल्व ऑक्सीजन जो है जो भी वहां पे बैक्टीरिया ग्रो हो रहे हैं उस टैंक रिएक्टर में, वहां पे डेफिनेटली बेटा उनके ग्रोथ होने के लिए बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। बीओडी बहुत बड़ा रहता है, बीओडी मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब ये आप इकोलॉजी चैप्टर में भी पढ़ोगे बीओडी क्या है। तो ये जो बीओडी है इसकी रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी होती है, इसलिए ये स्टर्ड टैंक रिएक्टर जो होते हैं या स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर ये दोनों ही यूज किए जाते हैं, ठीक है, हेलो, समझ रहे हो आप, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि प्रॉपरली सारी चीजें मिक्स होगी, न्यूट्रिएंट्स मिक्स होंगे, सेल्स को ज्यादा जगह मिलेगी और वो वाइब्रेट होता रहेगा तो फ्रेश रहेगा, फ्रेश रहेगा, ठीक है। उसमें कोई चीज ऐसे प्रेसिपिटेट नहीं होगी क्योंकि वो घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, तो वहां पे प्रेसिपिटेट होने नहीं दिया जाता है। तो इस तरह से कंप्लीटली आपको जब भी बायोरिएक्टर जो भी देखने को मिलते हैं वो होते हैं स्टर्ड टैंक रिएक्टर्स। अगर आप देखो तो दोनों डायग्राम में एक सादा सा डिफरेंस है, दोनों में वैसा ही ब्रॉथ रखा हुआ है, दोनों में वैसे ही मोटर लगे हुए हैं, ठीक है, बट एक जो है जो स्पार्ज्ड स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर है ना, वो थोड़ा सा डिफर करता है। थोड़ा सा क्यों डिफर करता है, लेट्स सी हियर। आप देख सकते हैं, अब देखो आपको पहली वाली डायग्राम की तरफ देखना है, फर्स्ट डायग्राम जिसके अंदर येलोविश कलर है, जिसके अंदर कल्चर ब्रॉथ रखा हुआ है। कल्चर ब्रॉथ मतलब इसमें बैक्टीरिया वगैरह ग्रो होते हैं, बट बीच में एक रॉड है, ऊपर एक मोटर लगाया हुआ है, ठीक है, और नीचे से सिंपल एक लाइन से बेटा स्टराइल एयर पास करने की जगह आपको दिखाई देती है, ठीक है। एक साइड से स्टीम भेजी जाती है, बहुत गर्म स्टीम होने की वजह से जो भी बाकी दूसरे ऑर्गेनिजम्स है, स्पोर्स है, माइक्रोब्स है, इन्फेक्शन कॉज करने वाले जो चीजें हैं वो वहां पे एंटर नहीं कर पाती। एक आपको आउट इनलेट दिखाई दे रहा है, वो है एसिड बेस फॉर पीएच कंट्रोल। तो बेटा जहां पे ये पूरा कल्चर मीडियम है उसका पीएच बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। न्यूट्रल पीएच के आजू बाजू में जो भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है वो अच्छे से होती है, ठीक है। उसके बाद में अगर आप देखते हो, मतलब कभी आपने सादा मिल्क भी खरीदा और मिल्क में अगर आप लोगों ने मोटर लगा करके घूमा तो बेटा ब्रॉथ आता है ऊपर बहुत बड़ा, है ना, ब्रॉथ फोम आता है, फोम। तो ये जो ब्रॉथ कल्चर होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स हमेशा फोम डेवलप कराते हैं, तो क्या होगा, इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, एयर की एंट्री होने में तकलीफ होगी, ठीक है, एयर का मिक्स होने में तकलीफ होगी, प्रोडक्ट्स को मिक्स होने में तकलीफ होगी। इसीलिए ऊपर एक
है ना ब्लेड लगाए जाते हैं, ये ब्लेड को कहते हैं फोम ब्रेकर। तो वो फोम जहां जहां बनता है उसको ब्रेक करता चला जाता है, फोम बनने नहीं देता। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा इस तरह से ये सारी चीजें अरेंज की जाती है। टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है, एसिड बेस को मेंटेन किया जाता है, स्टेरिलिटी को मेंटेन किया जाता है, मोटर लगाए जाते हैं, ऑक्सीजन का सप्लाई, न्यूट्रिएंट का सप्लाई, है ना, इन सबको बेटा है ना मेंटेन किया जाता है, ताकि हमने जो भी बैक्टीरियाज बनाए हैं या जो भी हमने ट्रांसजेनिक सेल्स बनाए हैं उनका कंटिन्यूअसली प्रोडक्ट हमें मिलता रहे। हेलो, डाउट है कुछ पूछो, कोई डाउट? नहीं, चलो अच्छी बात है। अब थोड़ा सा इस डायग्राम को देखो, बाजू वाली ये वाली डायग्राम, ये इसको मैं फ्रंट में लाता हूँ आपके। सी दिस डायग्राम, इसमें एक चीज आपको नोटिस करने को मिलेगी, इसको बोलते हैं हम लोग स्पार्ज्ड स्टर्ड टैंक। थोड़ा है ना नीचे दिया हुआ स्पार्ज, SPARGED। अभी स्पार्जिंग का मतलब क्या है? देखो स्पार्जिंग का मतलब बहुत सिंपल है। सपोज बेटा पानी में ऑक्सीजन का एक बहुत बड़ा बबल है, बहुत बड़ा बबल है, अब वो बबल निकलेगा और ऊपर तक जाएगा। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, है ना, नीचे जो है इंक्रीज करना चाहते हैं, क्योंकि जो ब्रॉथ है जहां से गैस आ रही है, ऑक्सीजन जहां से आ रहा है, ठीक है, अगर वो ऑक्सीजन लेने वाली जो लाइन है वो सीधी रही तो उसमें जो गैस ट्रैप होगा और बड़े बड़े बबल आ जाएंगे और वो ज्यादा मिक्स नहीं हो पाएंगे। मतलब जो सॉल्यूशन है, जो ब्रॉथ है, जो कल्चर है, उसमें प्रॉपरली ऑक्सीजन मिक्स नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे नीचे साइड में एक रोटर आपको दिखाई दे रहा है, एकदम नीचे अगर आप देखोगे इस डायग्राम के, ठीक है, वहां पे बेटा आपको एक चीज लगी हुई दिखाई दे रही है, उसका डायग्राम बाजू में दिया, बबल्स ड्रामेटिकली इंक्रीज द ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर। तो आप देख पा रहे होंगे ये जो आप टैंक रिएक्टर देख रहे हो, मतलब मैं यहाँ पे आपको बच्चों बता दूं, अगर मैं ये जो टैंक रिएक्टर ये देख आपको फिर से दिखाऊंगा मैं, तो उसमें आप चीज नोटिस करना कि नीचे यहाँ पे है ना, यहाँ पे एक स्पार्जर लगा हुआ है, ठीक है, वो क्या करता है, वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट होता रहता है, इतना वाइब्रेट होता है कि ये जो सरफेस है ना, ब्रॉथ का सरफेस ऐसा सीधा नहीं रहेगा। अब ये ऐसा सीधा है तो सरफेस एरिया कम है, ये दिस इज अ लेस सरफेस एरिया फॉर द एंट्री ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो वो क्या करता है, ठीक है, वहां पे एक चीज आपको अब नोटिस करनी पड़ेगी कि ये क्योंकि नीचे वाला जो पोर्शन है, जो स्पार्जर है, ये बहुत तेजी से हिल रहा है, तो ये जो पानी का जो सरफेस है या जो कल्चर मीडियम का सरफेस है, तो कभी बेटा इक्वल इसमें होगा नहीं। और आप देख सकते हो जब भी ऐसा वेवी बनेगा तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो बेटा ऑक्सीजन आने के, एंट्री होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, बड़े बड़े बबल बनेंगे और ये बड़े बड़े बबल जो भी आ जाएंगे उनको बेटा और बाद में, क्योंकि नीचे स्पार्जर है उसके प्रेशर में बहुत छोटे छोटे इसमें टूट भी जाते हैं, एंड देन द मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विल बी प्रोवाइडेड। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है उसको बढ़िया तरह से पुराया जाता है, कंप्लीट किया जाता है बाय द स्पार्ज्ड। एक तो स्टरिंग हो रहा है, रोटेशन चल रहा है, रोटर लगा हुआ है ऊपर, रोटर का काम अपना चल रहा है, ठीक है, उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली स्पार्जिंग भी हो रही है। तो स्पार्जिंग क्या करती है, ये जो ब्रॉथ है ना उसको ऐसे 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 उसमें वेव्स डेवलप करती है, इससे जो सरफेस एरिया वो इतना बढ़ जाए कि जो भी बाहर से हम लोग ऑक्सीजन देना चाहते हैं वो ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा वहां पे ट्रैप हो और ज्यादा से ज्यादा जो है हमारे कल्चर मीडियम में, क्योंकि ये जो भी हम लोग बैक्टीरिया या जो भी यूकैरियोटिक सेल्स हम लोग यूज करते हैं सारे एरोबिक है। एरोबिक है मतलब दे नीड ऑक्सीजन, दे नीड ऑक्सीजन। चलो यार, चार बैक्टीरिया है, 10 बैक्टीरिया है तो ठीक है, ऑक्सीजन की कोई इतना टेंशन नहीं होता, डिजॉल्व ऑक्सीजन बहुत है। बट यार बिलियन बिलियन बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया वहां पे अगर ग्रो हो रहे हैं, सिंगल सेल वहां पे ग्रो हो रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि उनकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जो होगी डिजॉल्व ऑक्सीजन की वो मैनीफोल्ड होती है। अगर वो हम पूरी नहीं कर पाएंगे तो हमें लार्ज स्केल प्रोडक्शन भी नहीं मिलेगा, लार्ज बायोमास भी नहीं मिलेगा, बिकॉज लार्ज अमाउंट में माइक्रोब भी तो नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। Is it clear? Hello, is it clear? Yes, sir.
तो ये जो सारा सारा जो ड्रामा हमने बताया है, ये जो मैंने आपको बताया, तो ये दोनों ही बेटा चीजें हैं, यहाँ पे हमें नोटिस करनी है। नाउ अब मोस्ट कॉमनली यूज बायोरिएक्टर्स आर ऑफ द स्टरिंग टाइप। स्टर्ड टैंक रिएक्टर ज्यादा, दोनों ही स्टर्ड टैंक रिएक्टर्स है, एक सिंपल है एक स्पार्ज्ड है, ठीक है। नाउ इट इज यूजुअली सिलिंड्रिकल, ये हमेशा सिलेंडर जैसे होते हैं, और विद अ कर्व्ड बेसिस, तो इनके बेसिस थोड़े कर्व होते हैं, नीचे से आउटलेट्स वगैरह होने के कारण, है ना। नेक्स्ट, टू फैसिलिटेट द मिक्सिंग ऑफ द रिएक्टर कंटेंट, प्रॉपरली इनलेट आउटलेट है, चीजें मिक्स हो रही है तो वो सर्कुलर होती है। द स्टरर फैसिलिटेट द इवन मिक्सिंग एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी। तो स्टरर का मेनली काम है ऑक्सीजन को इवन मिक्स करना, उसकी अवेलेबिलिटी हर एक सेल के लिए बढ़ा देना है, न्यूट्रिएंट को भी वैसा ही मिक्स करना, अवेलेबिलिटी बढ़ाना है। अल्टरनेटिवली एयर कैन बी बबल्ड थ्रू द रिएक्टर। तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें बबल्स डालते हैं। कभी अगर आप लोगों ने, ये छोटे छोटे एक्वेरियम नहीं होते, लोगों के घरों में भी लगे होते हैं, उसमें आप देखोगे एक साइड से कहीं ना कहीं से बेटा एयर बबल्स निकलते हुए आपको है ना, वो छोटे छोटे एक्वेरियम होते हैं, किसी के घर में है, आप में से किसी के घर में है या आजू बाजू में कहीं है एक्वेरियम, देखा है ना। तो उसमें आपको हमेशा yes बेटा एक छोटा सा ऐसा रोटर लगा रहता है, जो कि ऑक्सीजन को ट्रैप करता है और उस एयर में मिलाता रहता है, क्योंकि वो इतनी छोटी जगह है वहां पे, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी फिशेस तैर रही है आपके घर के यहाँ पे, तो यार उनकी ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा है। अगर आप उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं दे पाओगे, है ना, डिजॉल्व ऑक्सीजन उनको नहीं मिलेगा, तो वैसे भी वो सर्वाइव नहीं करने वाले। अगर सिर्फ खाना ही देते रहोगे तो जमेगा क्या काम? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अल्टरनेटिवली एयर कैन बी बबल्ड थ्रू द रिएक्टर। तो रिएक्टर में हम लोग एयर को बबल कराते हैं, ज्यादा से ज्यादा जितना पॉसिबल हो उतना बेटा हम लोग उसमें वाटर को छोड़ना, ऑक्सीजन को छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। सर हाँ सर आप फर्स्ट वाला डायग्राम से एक्सप्लेन कर सकते हैं? बस वाले डायग्राम में कुछ भी नहीं है, उसमें ऐसा है कि हम लोग एक साइड से ब्रॉथ डाल रहे हैं, ठीक है, एक साइड से ऑक्सीजन का सप्लाई कर रहे हैं, एक साइड से हम लोग एसिड बेस, देखो एसिडिटी बढ़ गई तो बेस डाल दो, बेसिसिटी बढ़ गई तो अल्कलाइन नेचर बढ़ गया तो एसिड डाल दो। हम लोग चाहते हैं कि बफर सिस्टम वहां पे बना रहे, ठीक है, ये सब हम मैनेज करते हैं। अब क्योंकि ब्रॉथ डाला है, ब्रॉथ में प्रोटीन बन रहे हैं, तो फोम आता है, फोम ऊपर फोम आता है, फोम आया तो बेटा ऑक्सीजन का जो भी जो सरफेस एरिया के साथ में कांटेक्ट होता है वो टूट जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, फोम को ब्रेक करते हैं। फोम ब्रेकर होता है ताकि जो भी लिक्विड है उसका कनेक्शन हमेशा एयर के साथ, ऊपर के साथ बना रहे, ठीक है, ये भी हम लोग करते हैं। बीच में जो रोटर है वो लगा हुआ है, वो ऑक्सीजन को मिक्स करना, उसके साथ ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बढ़ा देना, फूड को मिक्स करना, फूड की अवेलेबिलिटी बढ़ा देना, ये सब काम बेटा वो रोटर कर रहा है। सिंपल, क्लियर है। और उसी का ये एक्सप्लेनेशन भी है। यस सर। यहाँ पे पार्ट्स ऑफ बायोरिएक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या क्या पार्ट्स है। एन एजिटेटर सिस्टम है, एक एन एजिटेटर सिस्टम मतलब जो रोटेट होता रहता है, मोटर है। एन ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम होगा, है ना, एजिटेटर तो होगा ही होगा, ये एजिटेट करते रहेंगे, ये है ना, जो भी है मिक्सिंग करते रहेंगे। ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम होगा, इनलेट होगा जहाँ से ऑक्सीजन एंटर करेगा। फोम कंट्रोल सिस्टम होता है, मैंने अभी जैसे बताया कि ज्यादा फोम बन गया तो सारा ही ब्लॉक हो जाएगा, तो वहां पे फोम को ब्रेक करने वाला सिस्टम होगा। टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, पीएच कंट्रोल सिस्टम, ये दोनों ही चीजें प्रेजेंट है वहां पे। सैंपलिंग पार्ट, पोर्ट, सैंपलिंग पोर्ट का मतलब इनलेट्स, नहीं तो आउटलेट्स होता है, आउटलेट सॉरी, आउटलेट मतलब जहां से आपका जो भी प्रोडक्ट है वहां से आप बाहर निकाल सको, ठीक है। तो फॉर द पीरियोडिक, देखो ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, पीरियोडिक विड्रॉल ऑफ द कल्चर, इसका मतलब ही होता है कि वो बैच कल्चर है, थोड़ा सा निकाल दिया रुक गए फिर ऐसा है ना। तो इस तरह से बेटा हम लोग सारी चीजें करते हैं। वंस वी कलेक्ट द थिंग्स, जैसे हम लोग चीजों को कलेक्ट करना शुरू करते हैं, तो बायोरिएक्टर से प्रोडक्ट आपने बनाया, वहां पे इतनी सारी मेंटेनेंस की, सब कुछ किया, तो देखो मार्केट में आप बस वैसे ही कलेक्ट करके बेच नहीं सकते, आ गया हो गया तो नहीं नहीं यार, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो डाउनस्ट्रीम
डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग हुआ। डाउनस्ट्रीम मतलब as well as you take the product out, that is downstream, ठीक है। It is a series of processes such as the separation and purification of products after the biosynthetic stage। तो जैसे ही वो प्रोडक्ट बन जाए, ठीक है, आपने आइसोलेट कर लिया, सब कुछ हो गया, अब उसको आप सेपरेट करो। सेपरेट करे का मतलब होता है कि वहां पे जो भी आपने एक्चुअली डाउनस्ट्रीम किया है वो इम्प्योर है, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज है, बहुत सारे दूसरे भी सब्सटेंसेस हैं। आपको उनसे उन सब्सटेंसेस से इसे सेपरेट करना है और उसको प्यूरिफाई करना है, मतलब एग्जैक्टली है ना, है ना, ऐसा कंपोनेंट बनाना है, ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जिसमें वही चीज ज्यादा मात्रा में, ठीक है। 99% तक बेटा प्यूरिटी अचीव करने की कोशिश होती है। Now the product is formulated with the suitable preservatives। उसको फिर स्टोरेज करना पड़ेगा, क्योंकि भेजने से पहले तो ऐसा है कि उसी दिन तो नहीं बिकेगा और वहीं पे तो नहीं बिकेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि एक कंट्री में बनते हैं और दूसरे कंट्री में सेंड किए जाते हैं, है ना। So the product is formulated with suitable preservatives and such formulation undergoes clinical trials and strict quality control testing। यहाँ पे बहुत दिक्कत है, बहुत ज्यादा। आप लोग बोलोगे कि नहीं भैया मैंने तो मतलब चीज बना दी, अब ऐसा नहीं होता। कोई भी चीज आप बनाओगे, जो भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स अगर आप बनाओगे, सादी रोटी सब्जी चावल ये भी बनाओगे आप, तो क्या बेटा आपको ये लगता है कि आपके घर में जो रोटी बनाई गई है, ब्रेड बनाया गया है, क्या वो हजारों सालों तक चलता रहेगा, टिका रहेगा? आप कहीं पे भी कभी भी भेजो, अब हो गया उसका? नहीं। यहाँ पे बड़ी दिक्कत है। There is what biggest problem? The product is formulated with suitable preservatives। हम लोग ऐसे प्रिजर्वेटिव यूज करेंगे ताकि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी ना खराब हो जाए, ये भी चेक करना है। फिर जब हम लोग प्रिजर्वेटिव डालते भी है तो हमें बार बार उसका बेटा क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग करना पड़ेगा, ठीक है। उसका क्लिनिकल ट्रायल्स लेने पड़ेंगे कि यार ये दोनों के कॉम्बिनेशन से कोई टॉक्सिन तो नहीं बन रहा है, हमने ये प्रिजर्वेटिव मिलाया या प्रोटीन भी मिलाया तो कुछ खतरनाक तो नहीं बन रहा है। तो क्लिनिकल ट्रायल्स करने हैं, एज वेल एज उसका क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग करना है, ये सब चीजें करनी पड़ती है, तब जाकर के बेटा एक फाइनल जो प्रोडक्ट होता है वो आपको बनते हुए दिखाई देगा। तो ये है बेटा एंटायरली व्हाट वी कैन से द चैप्टर। कौन सा चैप्टर है भाई ये? बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। कोई डाउट है क्या? हेलो, कोई डाउट है? नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। नाउ तो जैसे मैंने आपको कहा था कि ये दो चैप्टर जरूर है, छोटे छोटे चैप्टर्स है और दोनों ही एक दूसरे से बेटा लिंक्ड चैप्टर, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तक मैंने बताया है ना, शायद कुछ बच्चों ने मिस कर दिया, पीसीआर की टेक्निक को मिस किया है, ठीक है। तो मैं एक और बार बेटा अपना जो रिवीजन क्लास भी होगा वहाँ पे मैं पीसीआर को फिर एक बार एक्सप्लेन करूंगा। आप वीडियो भी देख सकते हो अगर अपलोड हो जाएगा ये तो, ठीक है, तो आप उसे देख सकते हो, ठीक है बच्चों। हेलो हेलो, जो लेट भी ज्वाइन हुआ है, जैसे मैंने बताया था 3:30 को शुरू होगा, शायद आप समझ नहीं पाए या समथिंग, आई डोंट नो ना, कोई बात, ठीक है। देख कंसेप्ट्स को प्रॉपरली समझना आपके लिए सबके लिए जरूरी है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आ सकता है नीट में, उसको हमें आंसर देना है। हाँ, अगर आप नीट नहीं देना चाहते हो तब भी बेटा बोर्ड में भी पीसीआर के बारे में पूछते हैं,
वहां पे भी हमें लिखते आना चाहिए, ठीक है। सो एनीवे, यहाँ पे आप देख सकते हो, आप ये जो माइस देखोगे ना, ये तीनों जो फोटो लगाए हुए हैं, आपको लग रहा है कि यह कुछ अलग है या नॉर्मल माइस जैसा है? जो सेंटर में है वो माइस नॉर्मल है, हेलो, इजंट इट? हेलो, आपको दिखाई दे रहा है? Yes. सेंटर में वो नॉर्मल है, जो दोनों बाजू में जो माइस है वो नॉर्मल लग रहे हैं क्या आपको? Isn't it? उनके ईयर देखो, उनकी स्किन देखो, उनकी आईज देखो, आपको नहीं लग रहा कि वो फ्लोरोसेंट स्किन है उसकी पूरी? हेलो, isn't it? है ना, ग्रीन फ्लोरोसेंट स्किन है। सो ये है ट्रांसजेनिक एनिमल। ये क्या है बेटा? ट्रांसजेनिक एनिमल मतलब हमने ऐसा जीन इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया है जिसके वजह से इसके स्किन या जो भी इसके एपिडर्मल जो लेयर्स है वो फ्लोरोसेंस शो कर रहा है, फ्लोरोसेंस से दिखा रहा है। हेलो हेलो, आर यू गेटिंग दिस? सर पूरा बॉडी नहीं शो करता है, मतलब कर रहा कुछ है ना, कुछ देखो ना, पार्ट उसका पे। उसका उसका टेल भी देखो, जहां जहाँ पे उसके सिर्फ हेयर है ना बॉडी के व्हाइट वाले, वहां दिखाई नहीं दे रहा, नहीं तो उसके ईयर देखो, उसके आईज देखो, उसके टेल देखो, उसके लेग्स के साइड का देखो, एरिया देखो, तो दिख रहा है, फ्लोरोसेंस दिखाई दे रहा है। हेलो, यस। तो ऐसे तो ये एक एग्जाम्पल है, ये एक सिंपल एग्जाम्पल। आप लोग भी चाहो तो आपके दिमाग में कुछ क्रिएटिविटी हो या आप कुछ नया करना चाहते हो तो हम लोग ये सब कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, है ना। बट ये लीगली कितना सही है, लीगल बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। मोरली कितना सही है ये भी एक इशू है, लीगल, मोरल और सोशल, ठीक है। ये तीनों ही पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा आपको समझ में आना चाहिए। सो जब भी हम लोग ये सब काम करते हैं तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि यार इसका लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशंस भी ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई। तो जो हमने बोला कि हाँ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दो, ये डीएनए यहाँ से निकालो, वो वहां पे डाल दो, वेक्टर बना लो, वेक्टर से यूज करके डाल दो, जिनगन मेथड कर दो। ऑब्वियसली अगर आप थोड़ा भी और ज्यादा इसके ऊपर काम करोगे तो अब तो हम सोचते हैं सब लोग कि यार चलो वे मस्ट सिंथेसाइज और मेक मोस्ट इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग और व्हाटएवर द सुपरमैन, है ना, स्पाइडरमैन बना देते, बताओ सुपरमैन बना देते, तो दैट, है ना, ख्याली पुलाव पकाना बहुत बढ़िया चीज है, बहुत ही बढ़िया है। बट क्या सही में हम लोग ये कर पाते हैं? बट ये बहुत ज्यादा ये हो जाता है हमारी, क्या बोलते हैं, एक छोटे बच्चे की सोच है। यहाँ पे हम रियल बात करते हैं, क्या हम बायोटेक्नोलॉजी को कहाँ कहाँ पे इसका एक्चुअल एप्लीकेशन हमें देखने को मिलता है। तो यार जैसे अभी हमने डीएनए वैक्सीन भी हमारे इंडिया में बनाया है, अभी बनाया है ना, कोवैक्सीन कोविशील्ड नहीं, अलग है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए वैक्सीन, है ना। हेलो, है ना, आज तक जो बनाया है वो एटेन्यूएटेड वैक्सीन है या आरएनए वैक्सीन से एक वैक्सीन बनाया है, डीएनए वैक्सीन। सो बायो फार्मास्यूटिकल्स में हम लोग यूज करते हैं, थेरेपेटिक्स में हम लोग यूज करते हैं, थेरेपीज किसी में डायग्नोसिस करने के लिए, है ना, डायग्नोसिस करते हैं हम लोग, आरटीपीसीआर करते हैं, इवन कोविड में भी। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोगों ने बहुत सारे, जैसे गोल्डन राइस में भी आपने सुना होगा, या तो फ्लावर सैवर टोमेटो जो है शायद आपने सुना होगा। तो ये जो है ऑब्वियसली हम लोग बना चुके हैं। प्रोसेस्ड फूड, बायो रिमेडिएशन, ठीक है, वेस्ट ट्रीटमेंट, एनर्जी प्रोडक्शन, ये सब है, एक एक देखेंगे अभी वन वन वन, ये बातें हम लोग देखेंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो नंबर वन देखो, ये सब बेटा उसके एप्लीकेशन है, ये यहाँ पे हम लोग ये सब यूज करते हैं। सो दीज आर द एप्लीकेशंस, नाउ सी, ठीक है, बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस है, कोई एक चीज में हम लोग यूज करते हैं ऐसी बात है नहीं। देखो क्रिटिकल रिसर्च एरियाज क्या है, तीन, हम लोग एक्चुअली कहाँ फोकस कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी से हम लोग क्या अचीव करना चाहते हैं। नंबर वन, प्रोवाइड्स बेस्ट कैटलिस्ट in the form of improved organisms, usually a microbe or pure enzyme। अब हमें बेटर से बेटर, बढ़िया से बढ़िया
मतलब जो भी एंजाइम्स है वो चाहिए, बढ़िया से बढ़िया बेटा माइक्रोब्स चाहिए। जैसे कि मेरा एक फ्रेंड है, उसने क्या किया, अगर आप जाओगे बहुत सारे जो भी क्लॉथ्स वाले जो फैक्ट्रीज होती है या, तो वहां पे कलर वलर लगाते हैं। तो होता क्या है, उसमें जो कलरिंग किया जाता है उसमें यूज होता है साइनाइड। साइनाइड जो होता है वो पानी में नदियों में इधर उधर डाल दिया जाता है, वो तो उतने लोग ये होते नहीं। तो साइनाइड ऑब्वियसली पानी में अगर अवेलेबल रहेगा तो वहाँ के फिशेस, वहाँ के जो भी एनिमल्स है जो भी वहाँ पे रहते हैं, बाहर भी आजू बाजू में उस नदी या तालाब के किनारे जो लोग रहते हैं, इन सबको डेंजर है। साइनाइड कोई मजे वाली बात थोड़ी है ना, तो सबको ही डेंजर है यार। तो ऑब्वियसली एक ऐसा बैक्टीरिया डेवलप किया गया, एक ऐसा बैक्टीरिया बनाया, वो जो बैक्टीरिया है वो क्या कर सकता है, वो इतने तेजी से उस पानी में मल्टीप्लाई करता है, और तो और वो साइनाइड जहां जहां पे है उसको तोड़ करके उसको कन्वर्ट करता है और अपने अंदर जो है अपने प्रोटोप्लाज्म में उसे एक्सेप्ट कर लेता है। तो दैट बैक्टीरिया इज हाईली रेजिस्टेंट टू द साइनाइड, मतलब उसमें साइनाइड अल्टरनेट पाथवेज मौजूद है और वो सारा साइनाइड अपने अंदर खींच लेता है। तो अगर उस बैक्टीरिया को वहां पे जो पोल्यूटेड एरिया है, जो पोल्यूटेड वाटर बॉडी है जहाँ पे बहुत ज्यादा साइनाइड है, अगर आप वहां पे छोड़ दो उसको, वो तुरंत बेटा वहां से सारा साइनाइड गायब कर देगा, क्योंकि इनकी स्पीड बढ़िया है, तेजी से ये मल्टीप्लाई होते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं यार कैटलिस्ट। कैटलिस्ट है ना ये, उसने उस चीज को वहां से हटा दिया, या तो एक माइक्रोब है या तो हमने प्योर एंजाइम बना दिया। आई होप यू गेट इट, है ना, समझ रहे हो? ये चीज पॉसिबल है, ये चीज पॉसिबल है। दूसरा है क्रिएट ऑप्टिमल कंडीशंस थ्रू इंजीनियरिंग फॉर ए कैटलिस्ट टू एक्ट। अब सिर्फ ऐसा आप लोग बोलोगे कि हाँ आपने कोई एंजाइम बना लिया तो बस उससे तो काम होने वाला है नहीं। तो आपको जो अभी मैंने बताया वैसे बायो रिएक्टर्स बनाने पड़ेंगे, उसके लिए ऑप्टिमम पीएच, उसके लिए जो भी सॉल्ट चाहिए, ऑस्मोलैरिटी चाहिए, जो भी कंडीशंस चाहिए वो प्रॉपरली आपको मेंटेन भी करनी पड़ेगी, बनाने भी पड़ेगी, डिसाइड भी करनी पड़ेगी। और तीसरी चीज है कि ये अगर आपने सिर्फ बायोरिएक्टर मेंटेन करने से, प्रोडक्ट मिलने से, रॉ मटेरियल मिलने से काम तो होगा नहीं। जो रॉ मटेरियल आपको मिला है, ये जो प्रोडक्ट मिला है, रॉ प्रोडक्ट मिला है, उसका सेपरेशन, आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन, ठीक है, और उसका स्टैंडर्ड क्वालिटी स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो करना बहुत जरूरी है। तो ये 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज है बायोटेक्नोलॉजी के। तो जो भी कोई भी, मतलब मैंने देखा है बच्चे इस एक लेवल पे ही सोचते, पहला ही लेवल, फर्स्ट मैं ऐसा माइक्रोब बना दूंगा, मैं ऐसा टोमेटो बना दूंगा, मैं वैसा टोमेटो। अरे ठीक है भाई, उसके आगे बहुत बड़ी कहानी और है, ठीक है, बस उतना बना दूंगा से कुछ नहीं होता है। यू कैन मेक इट, उसके आगे भी तो कहानी है, ठीक है, उसका मेंटेनेंस, उसका कल्टीवेशन, है ना, कौन से सॉइल में लगाएगा ये बताओ, ऐसा टोमेटो बनाएगा तो उसको नहीं पता, ठीक है। उसके बाद में आगे फिर अच्छा वो बनाएगा तो फिर उसका क्या, तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, प्रोडक्ट का यूटिलाइजेशन करना, ये सारी बातें बच्चों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आई होप यू आर वेरी क्लियरली गेटिंग दिस। हेलो, इजंट इट? Yes. ना देखो एप्लीकेशंस क्या है, एप्लीकेशंस तो बहुत है, इन एग्रीकल्चर भी बहुत सारे एप्लीकेशन है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट तो हमारे लिए खाना ही तो है, फूड है। सबसे पहला तो सबका पेट भरना है, यही तो मेन है ना। अब पेट तो भर ही रहा है सर, ग्रीन रिवॉल्यूशन हो गया, ये हो गया ना भाई, सिर्फ क्वांटिटी बढ़ाने से नहीं होगा, हमें क्वालिटी भी इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, इस तरह से बेटा हम लोग एग्रीकल्चर को देखते हैं। 3 ऑप्शंस है ना इंक्रीज करने के लिए फूड का प्रोडक्शन। एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, अब इसमें क्या होता है, हम लोग बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, ठीक है, जिससे प्रोडक्शन बढ़े।
बट ये कोई ज्यादा बेटा फर्क तो लाएगा नहीं। फिर हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है ना, ऑर्गेनिक खेती बोलते हैं जिसको। अभी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के भी कुछ लिमिटेशंस है। क्या लिमिटेशंस है? तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में आप केमिकल एग्रीकल्चर जितना प्रोडक्शन नहीं ला सकते। हाँ, क्वालिटी आएगी बट क्वांटिटी डेफिनेटली बेटा रिड्यूस हो जाती है। क्वांटिटी रिड्यूस हो जाएगी और सबके लिए अफोर्डेबल रहेगा नहीं फिर खाना। ठीक है, तो ये एक इशू है। इजंट इट? हेलो, आपकी बात समझ में आ रही है? ये एक इशू है। फिर एक और ये है, ये जो हम लोग बोल रहे हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, जैसे कि हमने बीटी कॉटन बना दिया, ब्रिंजल, तो अभी पढ़ेंगे उसके आगे। ठीक है, बीटी ब्रिंजल बना दिया तो आपने अल्टरेशन कर दिया, या आपने ऐसे ऐसे राइस बनाया। अभी देखो, राइस में हमेशा स्टार्च होता है, बराबर? राइस क्या होता है? राइस में स्टार्च होता है, प्रोटीन तो होता है नहीं। तो फिर हमने सोचा कि नाय नाय भाई, राइस अगर है, राइस को फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है ना। छोटा से छोटा, गरीब से गरीब आदमी थोड़ा सा कम से कम चावल तो उबाल के खा ही सकता है जिंदा रहने के लिए, है ना। तो फिर चलो ऐसा राइस बना देते हैं जिसमें प्रोटीन्स भी हो, है ना। ऐसा राइस बना दो जिसमें अमीनो एसिड से भरपूर हो। ठीक है, चल बना लेते हैं। और ऐसा अगर हम कर दे तो उसको मैं बोलूंगा जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। हेलो, आपकी बात क्लियर हो रही है? तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हम लोग उनको बोलते हैं जीएमओ। ठीक है, या तो हम उनको ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, या तो प्लांट है तो ट्रांसजेनिक प्लांट, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, ट्रांसजेनिक फंजाई, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, जो भी है, जिसको भी हम लोग उसका जीनोम अल्टर कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, उसको मैं बोलूंगा ये सब वर्ड्स। ठीक है, so are the plant, bacteria, fungi and animals whose genes are altered by manipulation। हम उसमें मैनिपुलेशन करते हैं तो बेटा इस तरह से हमें, है ना, नए नए कैरेक्टरिस्टिक वाले प्लांट्स या एनिमल्स या बैक्टीरिया मिल सकते हैं। अब एडवांटेजेस ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन इन प्लांट्स। अब देखो, क्योंकि हम बायोटेक्नोलॉजी ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम केमिकल फर्टिलाइजर्स और ऑर्गेनिक खेती के बारे में बात तो करेंगे नहीं, बराबर। हम लोग तो डायरेक्ट जेनेटिक मॉडिफिकेशन के बारे में ही बात करेंगे, है ना। सो लेट्स टॉक इट विद एग्जांपल्स। बेटा आपने कभी टोमेटो खरीदा है? यू परचेज टोमेटो? टोमेटो, टोमेटो, हैव यू परचेज टोमेटो? क्वेश्चन ये है कि Yes, sir. तो अगर आपके घर में टोमेटो खरीद के लाते हैं तो कितने दिन तक टिकता है वो? मतलब क्या उसका लाइफ है, सेल्फ लाइफ क्या है, कितने दिन तक टिका रहेगा? आप यूज मत करो, 1 महीना, 1 मंथ, 2 मंथ, कितना दिन रहेगा? या 1 हफ्ता, या बस 4 दिन, है ना। तो देखो, टोमेटो की सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि ज्यादा दिनों तक रहेगा नहीं, वो सड़ जाएगा जल्दी, है ना। सबसे बड़ा तो यही है। अब आप एक जेनेटिक इंजीनियरिंग वाले इंसान हो, आपके दिमाग में आया, अरे ये टोमेटो का तो प्रॉब्लम दिख रहा है, 2 दिन में सड़ जाता है, इतना मार्केट में टोमेटो आता है, सब बेकार है, लोग फेंक देते, केचप बना देते, ठीक है। अच्छा, तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि टोमेटो का सेल्फ लाइफ बढ़ा दूं, है ना, ये कर दूं मैं। तो यही बस, यही सोच, इसी सोच को हम आगे बढ़ाते हैं, इसी सोच को हम आगे बढ़ाते हैं, और इसी से बेटा हम लोग नई नई चीजों को बनाने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, it makes crops more tolerant to the abiotic stresses, cold, drought, salt, heat, जो भी बेटा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, कंडीशंस है, उनको बेटा रेजिस्ट करने की ताकत हम लोग प्लांट्स में इंट्रोड्यूस करा देते हैं। दूसरा, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स रिड्यूस यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स। हम लोग ऐसा प्लांट बना ही देते हैं जिसमें ऑलरेडी खुद में वो, है ना, पेस्ट रेजिस्टेंस है। अगर पेस्ट रेजिस्टेंस पहले से है तो केमिकल पेस्टिसाइड्स को बेटा स्प्रे करने की कोई जरूरत नहीं, जो कि और भी डेंजरस होता है। ठीक है। तीसरा, it helps to reduce the post
हार्वेस्ट लॉस। जैसे मैंने अभी बताया, हार्वेस्ट करने के बाद में कभी कभी ट्रांसपोर्ट करने में, कलेक्ट करने में समय लग जाता है। ठीक है, तो उस चीज उसमें बेटा बहुत बार तो ये जो भी फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, ये बहुत बार स्पॉइल हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो क्यों ना उसका सेल्फ लाइफ बढ़ा दो, और जो हार्वेस्ट के बाद में जो लास्ट होता है, मतलब है ना, वो थोड़ा सा कम किया जाए। इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ द मिनरल यूजेस बाय द प्लांट। अभी इसको हम लोग कहते हैं कि सॉइल में जितने भी मिनरल्स प्रेजेंट है, बहुत सारे प्लांट होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स को एब्जॉर्ब ही नहीं करते। ठीक है, तो है ना, या तो बेटा वो इतना ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं कि सॉइल में कुछ छोड़ते ही नहीं है। तो हम लोग ऐसा उस प्लांट को मॉडिफाई कर देंगे, देख लेंगे कि ये ज्यादा एब्जॉर्ब करता है या कम, और उस हिसाब से बेटा उसको मॉडिफाई कर देंगे कि वो एक प्रॉपर एफिशिएंट मैनर में मिनरल्स को एब्जॉर्ब करे। ये नहीं कि बहुत ज्यादा कर दे, बहुत कम कर दे, ये नहीं। ठीक है, एक मॉडरेट अमाउंट में, प्रॉपर अमाउंट में बेटा वो मिनरल्स को यूटिलाइज करे, ताकि सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहे। इट इनहांसेस न्यूट्रिशनल वैल्यूज ऑफ फूड। ऑब्वियसली यार, उसमें विटामिन ए डालो, एनरिच विद राइस। ऐसा राइस हमने बनाया जिसमें विटामिन ए है, इसको गोल्डन राइस भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, GM is used, GM मतलब genetically modified, modification is used to create tailor made plants। tailor made मतलब सोच समझ के कि ये प्लांट यही काम करेगा। To supply alternative resources to industries। ठीक है, in the form of starches, fuels and pharmaceuticals। तो जिसको जो चाहिए है ना, वो प्रॉपरली बना करके लार्ज स्केल प्रोडक्शन करा करके हम लोग को दे सकते। जैसे कि मेरे बेटा जो गाइड थे, टीचर थे, उन्होंने जो कॉटन होता है, कॉटन, कॉटन जानते हैं कॉटन, उस कॉटन के अलग अलग कलर्स, जैसे आपने व्हाइट वाला कॉटन देखा होगा, मैक्सिमम तो व्हाइट कॉटन होता है, बराबर। But he developed the plants which have the ability to produce the pink cotton, pink color का कॉटन, ऑरेंज कलर का कॉटन। ठीक है, आप इमेजिन करो, है ना, तो ऐसे कलरफुल कॉटन बने। आप सोचो, तो दैट इज पॉसिबल, है ना। तो ये एक पॉसिबिलिटी है जो हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, हेलो। तो देखो हम लोग यहाँ पे अभी कुछ एग्जाम्पल्स के बारे, ये तो पूरा रैंडम बात होगी जो अभी हमने बोला, चाहे ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो वो तो रैंडम बातें हुई। अब हम बात करते हैं यार, मतलब जो एग्जाम्पल्स या पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स क्या क्या है हमारे पास में। जैसे कि पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स एक्ट एज बायोपेस्टिसाइड्स। इट रिड्यूसेस द नीड फॉर द इंसेक्टिसाइड। एग्जाम्पल बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, राइस, टोमेटो, पोटैटो, सोयाबीन। तो ये सारे इतने अलग अलग प्रकार के प्लांट्स हम लोगों ने डिस्कवर किए हैं, बनाए हैं। ठीक है, और जो कि एक्चुअली क्या कर सकते हैं, है ना, किसी भी पेस्ट को खुद से रेजिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट वी हैव इंट्रोड्यूस्ड। तो आपको जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारे बीटी के आएंगे। बीटी क्या है आप थोड़ा सा समझ लेते हैं। किसी को पता है, एनी वन ऑफ यू वांट टू टेल मी व्हाट इज बीटी? क्यों, जब बीटी कभी सुना है क्या? बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, कभी हैव यू हर्ड अबाउट दिस? बहुत। यस सर। क्या होता है बीटी? सुना है पर पता नहीं है, ऐसा कुछ होता है ऐसा। तो बीटी कॉटन इसका एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, है ना। चलो बात करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, है ना, ये जो है इसको बॉलवॉर्म कहते हैं। तो ये जो कैप्सूल होता है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये जो कैप्सूल होता है ना, ये जो कैप्सूल्स होते हैं इस प्लांट में जिससे कॉटन बनता है, उसके ऊपर बेटा अटैक होता है इस वर्म का, इसको बॉलवॉर्म कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, बॉलवॉर्म। अब ये बॉलवॉर्म जो है बहुत ज्यादा कॉटन की खेती खराब कर देते हैं, बहुत ज्यादा, मतलब ट्रिमेंडस, है ना। तो अच्छा, अच्छा सर, ठीक है, तो आगे क्या?
आगे कुछ नहीं, बड़ा ही सिंपल है। हमने क्या किया, हमारे पास एक बैक्टीरिया, ये जो ऊपर वाला डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये है बच्चों बैक्टीरिया। अच्छा सर, तो ये बैक्टीरिया क्या कर रहा है? इसका मुद्दा ये है कि सम स्ट्रेन्स ऑफ बैसिलस thuringiensis, ये नाम है बच्चों, ये बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस thuringiensis। ठीक है, ये क्या कर रहा है बैसिलस thuringiensis? तो देखो इसका बड़ा ही सिंपल चीज है, और वो है कि इसके अंदर ऐसा एक प्रोटीन बनता है दैट किल्स इंसेक्ट्स। अब इस बैक्टीरिया के अंदर बनता है ये प्रोटीन। अब ये टॉक्सिक प्रोटीन है इसके अंदर, कि ये इस इंसेक्ट को मार सकता है। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं पोलियोपेट्रॉन्स, जिसको बीटल्स बोलते हैं, या लेपिडोपेट्रॉन जो कि टोबैको बर्डवर्म्स होते हैं। ठीक है, या आर्मी वर्म्स होते हैं। ठीक है, या डिप्टेरन्स जैसे कि फ्लाइज, मॉस्किटोज, इनके जो लार्वीज है उनको खास करके ये किल कर सकता है, ऐसा प्रोटीन है। ठीक है, अच्छा ठीक है सर, बढ़िया है। तो क्या, तो अब डेफिनेटली वो प्रोटीन है यार। अगर वो प्रोटीन है तो उस प्रोटीन को बनाने वाला डीएनए उस बैक्टीरिया के अंदर है। हाँ है सर, बिल्कुल बिल्कुल सही है, सही है, सही है। अच्छा तो क्या, तो कुछ नहीं यार, वो जो जीन है ना बीटी, जो प्रोटीन बनाता है टॉक्सिन, उसको निकालो और उसको है ना कॉटन में डाल दो। अच्छा, तो वो क्या कॉटन भी वो प्रोटीन बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा। जब वो प्रोटीन बनाएगा और बॉल वर्म उसके ऊपर अटैक करेगा तो है ना वो वर्म मर जाएगा। तो ये सही में हुआ? बिल्कुल सही में ऐसा ही हुआ। अच्छा बढ़िया, इसीलिए इस कॉटन को हम बीटी कॉटन कहते हैं। यस, इसीलिए हम इसको बीटी कॉटन कहते हैं। वाई? बिकॉज हमने बैसिलस thuringiensis से वो जो बैक्टीरिया है ना बैसिलस thuringiensis बीटी, उससे वो प्रोटीन निकाल लिया, उसका जीन निकाल लिया। उस जीन को हम लोगों ने कॉटन प्लांट के जीनोम में अटैच करा दिया। क्या बात कर रहे हो सर, ये तो गजब ही हो गया। आपको समझ में आ रही बात? तो समझ में आ रही बात? बी है ना? हाँ, तो ये बैसिलस है। बैसिलस में रॉड शेप दिखाई दे रहा है आपको डायग्राम में। बैसिलस thuringiensis forms a toxic insecticidal protein। अब ये बनाता है, उसको हम लोग कह रहे हैं बीटी टॉक्सिन, कह रहे हैं उसको हम लोग। इट इज कॉल्ड एज अ बीटी टॉक्सिन, है ना। अब ये क्रिस्टल्स होते हैं ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया है ये बीटी टॉक्सिन बनाता है। अच्छा सर, फिर क्या होगा? इट डज नॉट kill the bacillus as it exists as an inactive prototoxin। सर क्या बात है, तो बैक्टीरिया को नहीं मारता, ये नहीं मारता। बैक्टीरिया उससे नहीं मरता, नहीं मरता। क्यों नहीं मरता सर? क्योंकि उसके अंदर वो इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन के फॉर्मेट में होता है। अच्छा, मतलब इनएक्टिव फॉर्मेट में होता है। यस सर, इनएक्टिव फॉर्मेट में। तो चलो, हेलो क्वेश्चन है, क्या बेटा बीटी टॉक्सिन बैक्टीरिया को किल कर पाएगा बैसिलस thuringiensis को? तो आंसर है नो सर, पॉसिबल नहीं है। अच्छा बहुत बढ़िया, क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि है ना सर, उसके अंदर जो बीटी टॉक्सिन का जो फॉर्मेट होता है वो प्रोटॉक्सिन होता है। प्रोटॉक्सिन इनएक्टिव फॉर्मेट होता है। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो फिर वो जो इंसेक्ट्स को कैसे मारता है ये बताओ। देखो सर, when an insect ingest the inactive toxin, अगर किसी इंसेक्ट ने ये इनएक्टिव टॉक्सिन प्रोटॉक्सिन खा लिया, अच्छा, तो इट इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव टॉक्सिन। अच्छा, उसके इंटेस्टाइन में जा करके, उसके बेटा एलिमेंट्री कैनाल में जाने के बाद में वो एक्टिव हो जाता है। ओ कैसे? ऐसा क्या होता है बैक्टीरिया में कि वो इनएक्टिव होता है, और इधर क्यों ऐसा होता है? सर इनको चाहिए अल्कलाइन मीडियम, अल्कलाइन पीएच,
एक्टिव होने के लिए, जो बैक्टीरिया में होता नहीं है। ओ, और यहाँ पे सर यहाँ होता है ना, इनके गट लाइन में होता है ना। अच्छा, सो बाय द अल्कलाइन पीएच, अब ये क्वेश्चन भी आया था, ऑफ द गट विच सोल्यूबलाइज द क्रिस्टल, तो वो जो क्रिस्टल्स होते हैं प्रोटोटॉक्सिन के, उनको बेटा डिसॉल्व किया जाता है, सोल्यूबलाइज किया जाता है, और उसमें से जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, एक्टिव टॉक्सिक सब्सटेंसेस यूज किए जाते हैं। द टॉक्सिन बाइंड्स टू द सरफेस ऑफ द मिडगट, उसके जो मिडगट का इपिथेलियम है, जो भी इंसेक्ट्स के मिडगट है, बीच का जो एरिया है गट का, एलिमेंट्री कैनाल का जो एरिया है, मिडगट एपिथेलियल सेल्स, एंड क्रिएट्स पोर्स, उसमें इतने सारे छेद कर देगा वो। इट कॉजेस सेल स्वेलिंग एंड लाइसिस एंड डेथ ऑफ द इंसेक्ट। तो बेटा अंदर के अंदर इतना फ्लूइड जो है इधर उधर से चलाता है, क्योंकि परफोरेशन बन जाते हैं, तो उसके वजह से बेटा वो इंसेक्ट ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाता और उसकी डेथ हो जाती है। क्या आपको क्लियर है? सर आप ये वापस रिपीट कर सकते हो? मंजर, वापस क्या रिपीट करना है? क्या वापस रिपीट करना है? देखो सर सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट बहुत सिंपल है। देखो होता क्या है, इसमें ये जो इंसेक्ट है ना, इंसेक्ट, ये वाला टॉक्सिन सिर्फ इंसेक्ट के गट में जाएगा तभी एक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे अल्कलाइन मीडियम होता है। ठीक है, अल्कलाइन मीडियम होता है, वहां जाके एक्टिवेट होगा। तो जैसे एक्टिवेट होगा वहीं के वही बेटा उसी मिडगट की जो एपिथेलियल लाइनिंग्स होती है उसको डाइजेस्ट, उसको बेटा वो क्या करता है, पोर्स बनाना शुरू कर देता है। अगर उसमें पोर्स बनना शुरू हो गए, तो ये जो इंसेक्ट्स होते हैं इनकी बॉडी सिलोमिक होती है। सिलोम समझते हो ना, मतलब दे डोंट हैव द वेसल्स एंड समथिंग। ठीक है ना, कैविटीज होती है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तो फ्लूइड जो है उसमें वो फ्लो होता रही है ना, फ्लूइड जो है उसमें, ठीक है, ऑर्गन्स डूबे हुए होते हैं। तो जैसे बेटा उसमें पोर्स बन जाएंगे तो सारा जो भी फ्लूइड है वो सारा का सारा बेटा उस मिडगट के अंदर आना शुरू हो जाएगा, और उसकी वजह से उसका स्वेलिंग हो जाएगा और है ना उसको बर्स्ट हो जाएगा पूरा मिडगट, और बेटा उस इंसेक्ट की बहुत बुरी मौत हो गई। आपको इतना क्लियर है? हेलो, यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ बेटा मैं आपसे कि जो भी बीटी क्रिस्टल्स होते हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए कौन सा केमिकल चाहिए? बताओ आपका क्या आंसर है? अरे कौन सा चाहिए बेटा एक्टिवेट करने के लिए? एसिडिक चाहिए, अल्कलाइन चाहिए? है, बोलो। अल्कलाइन। बस, तो ये अल्कलाइन सॉल्यूशन जो है, अल्कलाइन मीडियम जो है उसकी गट में है, इंसेक्ट्स के गट में है, एंड दैट्स इट। ठीक है, इसीलिए बैक्टीरिया में वो कभी एक्टिव नहीं होता, बट यहाँ जाएगा तो एक्टिवेट हो जाएगा, एंड देन इट कॉजेस द प्रॉब्लम टू द इंसेक्ट। Bt toxin genes were isolated from the bee thuringiensis and incorporated into crop plants such as the cotton. तो हम लोगों ने जीन को निकाला, जीन मतलब वो डीएनए निकाला, और उसी डीएनए को हम लोगों ने कॉटन प्लांट में डाल दिया। मोस्ट बीटी टॉक्सिन्स आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। अब ऐसा नहीं है कि बीटी टॉक्सिन के बहुत सारे टाइप, एक ही टाइप है नहीं। जैसे अभी मैंने लिस्ट भी गिनवाई थी, मॉस्किटोज, फ्लाइज, आर्मी वर्म, ये वर्म, वो वर्म, ठीक है, उनके लिए अलग अलग प्रकार के बीटी टॉक्सिन अवेलेबल। क्लियर? ठीक है, एक ही प्रकार का बीटी टॉक्सिन नहीं है। क्लियर है? अलग अलग प्रकार के बीटी टॉक्सिन है फॉर डिफरेंट डिफरेंट इंसेक्ट्स। मोस्ट बीटी टॉक्सिन्स आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। तो जो भी बेटा बीटी टॉक्सिन है वो पर्टिकुलर बीटी टॉक्सिन किसी एक ग्रुप इंसेक्ट को, अब यहाँ पे दिखा देता हूं मैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको चीज देखने को मिलेगी
यहाँ पे कुछ नाम लिखे हैं बच्चों, इफ यू कैन सी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ नाम देखने को मिलते हैं। नाम क्या है, यहाँ फिर से देख सकते हो आप लोग। Have a proteins that kill insects like the coleopterans, beetles को lepidopterans, tobacco budworm, armyworm, या तो डिप्टेरन्स, फ्लाइज, मॉस्किटोज। आपको समझ में आना चाहिए कि जितने एग्जाम्पल उन्होंने दिए हैं उनके पहले उन्होंने लिखा है हैव प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स क्या है, दे आर द बीटी टॉक्सिन्स, दे आर स्पेसिफिक, ठीक है। बीटल्स के लिए स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन अवेलेबल है, ठीक है। या तो आर्मी वर्म के लिए स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन अवेलेबल है। आई होप यू गॉट इट, यू गॉट द पॉइंट। Yes, sir. तो चलो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बीटी टॉक्सिन जीन वेर आइसोलेटेड फ्रॉम द बी फ्यूरनजेनेसिस एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू क्रॉप प्लांट सच एज अ कॉटन। मोस्ट बीटी टॉक्सिन्स आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी टॉक्सिन किसी भी इंसेक्ट को मारेगा, ये पॉसिबल नहीं है। दे आर स्पेसिफिक, ठीक है, ग्रुप स्पेसिफिक है वो, ये पहले तो आप समझ जाओ, ठीक है। नाउ The toxins is coded by a gene। अब ये जो जीन होता है ना, अभी आपको बार बार मैंने ये बताया कि जो जीन है, मतलब जो प्रोटीन है वो क्रिस्टल फॉर्मेट में होता है। वो कैसा होता है बेटा, प्रोटीन इज इन द, प्रोटीन कैसा है बच्चों, इट इज द क्रिस्टल, यू नो, हेलो, इट इज अ क्रिस्टल, है ना। अब ये क्रिस्टल फॉर्मेट में होता है, इसीलिए आपको इसके जीन में ये CRY देखने को मिलेगा हमेशा। इज इट, हेलो, क्या देखने को मिलेगा आपको, CRY। The toxin is encoded by a gene named CRY। हेलो, नाम क्या है बेटा जीन का, CRY जीन बोलते हैं उसको। Is it everyone is clear? कौन सा बोलते हैं उसको? Yes. CRY, crystal। Example: proteins encoded by gene CRY1AC and CRY2AB control the कॉटन बोलवर्म। तो कॉटन के बोलवर्म के लिए दो प्रकार के बेटा क्राइजीन यूज होते हैं, Cry1AC एंड Cry1AB, ठीक है। AC AB AB AC 1212 212, ठीक है। नाउ अब नीचे एक एग्जांपल दिया है जो कि एनसीईआरटी में दिया था, है ही, बट नीट में भी बेटा इसके बारे में पूछा गया है कि आप कॉर्न बोरर जो होता है, कॉर्न मतलब जो उसका स्टेम होता है ना, स्टेम, स्टेम के अंदर बेटा वो इंसेक्ट घुस जाता है, उसको पूरा अंदर से खोखला कर देता है। बोरर, कॉर्न बोरर, ये जो इंसेक्ट है उसको मारने के लिए Cry1AB ये वाला जीन है वो यूज किया जाता है। उसका ही प्रोडक्ट बेटा इसको किल कर सकता है, ये स्पेसिफिसिटी है। इज इट क्लियर? Oh, yes, sir. Sir, 1AB में क्या? ना ना यार, उतना sir, मत सोच। There are different classes, we have named them, so there are different ways of naming them। जैसे हमने एंजाइम के नाम रखे थे, जैसे हमने प्लाज्मिड के नाम रखे थे, वैसा ही इनके नाम रखे हैं हमने। हेलो, क्लियर है? yes, sir. हाँ, है ना। अभी 1AB 1AC 1A 2AB 2A, ये बहुत सारे, 2 का मतलब कुछ तो है, there must be some meaning, but that is not required for a common people। जो इसके ऊपर काम करेगा उसको तो फिर उसके बहुत सारे टाइप जो है हमें देखने को, है ना, पढ़ने को मिलेंगे। नाउ ये एक केस हो गया। अब यहाँ पे जो अभी एक और केस मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये वाला केस बहुत ही अलग है। इसके साथ जो डील किया गया, उसकी जो टेक्नोलॉजी है, जो जिस तरह से हम लोगों ने उसके अगेंस्ट जो प्रोडक्ट बनवाया है, वो बहुत डिफरेंट है बेटा। अब ऐसा नहीं किया कि यहाँ से जीन लो, वहां डाल दो, बस प्रोटीन बना देगा, मार देगा, ये बीटी वाला कार्यक्रम। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ सीधा कार्यक्रम नहीं है, यहाँ कुछ और ही फंडा है। Nematode, you know the nematode, you have learned about the animal kingdom, you know the nematode। अब nematode पैथोजेनिक, ठीक है, पैथोजेनिक नेमाटोड। सर क्या नॉन पैथोजेनिक भी नेमाटोड होता है क्या? तो होता तो है, ठीक है। कोई बता पाएगा? एनीवन कैन टेल मी द नेम ऑफ द नॉन पैथोजेनिक नेमाटोड?
एनसीईआरटी में दिया है, हम लोगों ने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में पढ़ा भी है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनका फुल जीनोम का सीक्वेंस हो चुका है, उसमें से एक है सिनोरैप्टाइटिस एलिगेंस। हेलो, कौन सा बेटा? सिनोरैप्टाइटिस एलिगेंस। और ये जो सिनोरैप्टाइटिक एलिगेंस है, या कुछ लोग कोइनो बोलते हैं, COE, कोनोरैप्टाइटिस एलिगेंस। तो ये जो सिनोरैप्टाइटिस एलिगेंस है, ये नॉन पैथोजेनिक निमेटोड होता है, जिसका हमने पूरा फुल डीएनए सीक्वेंस कर दिया है। नाउ लेट्स कम टू दिस पॉइंट। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स के हम लोग एग्जांपल पढ़ रहे हैं। एक एग्जांपल हम लोगों ने बैसिलस thuringiensis वाला देख लिया। अब दूसरा एग्जांपल हम लोग निमेटोड वाला देखते हैं विद द टोबैको प्लांट। अब यहाँ पे निमेटोड आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। निमेटोड मेलाइडोगाइने इनकॉग्निटा, ये नाम है उसका, निमेटोड का नाम है मेलाइडोगाइने इनकॉग्निटा। वो जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में पढ़ा था उसका नाम था बेटा सिनोरैप्टाइटिस एलिगेंस। आप देख लेना कभी, आज भी एनसीईआरटी खोल के पेज खोल के देखो, नाम मिलेगा। नॉन पैथोजेनिक, ये पैथोजेनिक है। ये प्लांट में, टोबैको प्लांट में डिसीज कॉज कराता है यार, ये अच्छा नहीं है प्लांट के लिए। निमेटोड, उसका नाम क्या है बताओ तो? मेलाइडोगाइने इनकॉग्निटा। हेलो, नाम क्या है निमेटोड का? नाम क्या? व्हाट इज द नेम? मेलाइडोगाइने इनकॉग्निटा, ये नाम है उसका, ठीक है। Infect the roots of the tobacco plants and causes a great reduction in yield. अब ये उसके रूट में घुस जाता है, ठीक है, उसको इन्फेक्शन करता है, और ऑब्वियसली बेटा उस प्लांट की जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ जो टेक्नोलॉजी के बारे में बात की गई है वो बहुत ही अलग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में बेटा हमें थोड़ा प्रॉपरली ध्यान से समझना पड़ेगा। सर ये क्या है, ये कौन सा टेक्नोलॉजी है, किस चीज के बारे में आप बात कर रहे हो, तो थोड़ा ध्यान से सुनना, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं, आराम आराम से बात करो। इसको बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। अच्छा, क्या मतलब है सर आरएनए इंटरफेरेंस का? स्ट्रेटेजी यूज की गई है टू प्रिवेंट दिस इन्फेक्शन। अब ये इसमें जो प्लांट के रूट में, टोबैको प्लांट के रूट में ये मेलाइडोगाइने इनकॉग्निटा घुस जाता है और उसको पूरा अंदर से खोखला कर लेता है, उसके ऊपर पूरा कंट्रोल कर लेता है, और ये प्लांट का पूरा जो भी है प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है। नाउ उसके लिए हम लोगों ने RNAi इज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस इन ऑल यूकैरियोट्स। हमने एक ऐसी मेथड यूज की है जो हर सेल में एक्चुअली अवेलेबल होती है। जैसे कि अगर आप, मैं क्वेश्चन पूछूं कि हमारे बॉडी में कौन से सेल हैं जो हमें इम्यूनिटी देते हैं, जो प्रोटेक्ट करते हैं, आप बोलोगे सर WBC WBC WBC। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू, बैठ जाओ बैठ जाओ। अरे WBC है, ठीक है, बट क्या ओनली WBC से? तो आंसर है नो सर, नॉट ओनली WBC। सो देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ द बैरियर्स, ठीक है। तो एक बैरियर है जो जेनेटिकल लेवल का बैरियर, यहाँ तक क्लियर है बेटा? है ना, जब आप इम्यूनिटी वाला चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें आपको अलग अलग बैरियर देखने, जैसे स्किन है, स्किन भी तो बेटा हमें प्रोटेक्ट ही तो कर रहा है। इसको बोलते फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ये पहला लाइन ऑफ डिफेंस है, बराबर? यस एवरीवन, स्किन क्या है बेटा? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है ना। कोई भी ऑर्गेनिज्म स्किन को पहले क्रॉस करके ही जाएगा ना अंदर, बिना तो ऐसे नहीं होगा। तो वैसे ही बेटा एक एक लेवल है। तो यहाँ पे हम मॉलिक्यूलर लेवल की बात करते हैं कि आपके बॉडी में RNA साइलेंसिंग मेथड ऑटोमेटिकली नेचुरली काम करती है, जिसके बारे में आपको आज तक किसी ने बताया नहीं। इवन खुद के आपके RNA ने ये आपको नहीं बताया, ठीक है ना। क्या कंसेप्ट है सर? RNAi is a method of cellular defense, सेल के अंदर का डिफेंस वो संभाल लेंगे।
इन ऑल यूकैरियोट्स, तो जितने भी यूकैरियोट्स है सबके अंदर बेटा ये आरएनए टेक्नोलॉजी काम करती है। अब ये है क्या? इट प्रिवेंट द ट्रांसलेशन ऑफ द स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू द कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल। नाउ यहाँ पे आप सबको समझ में आना चाहिए। अब ये चीज मैंने इवन ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाते वक्त भी आपको बताई है ना? बिल्कुल है ना। ट्रांसक्रिप्शन जब हम लोग पढ़ाया था बेटा, तब भी बेटा ये चीज मैंने आपको बताई है। अभी ये देखो, ये बड़ा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट है मतलब इसको सही ढंग से समझना। पूरा हम लोग समय लेंगे, आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पेन एंड पेपर मेथड यूज करता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में लेके चलता हूँ ताकि आपको यहाँ जो जो लिखा है वो समझ में आए। यहाँ पहले क्या लिखा है ये देख लो। इट प्रिवेंट्स ट्रांसलेशन ऑफ अ स्पेसिफिक एमआरएनए। उसका हम लोग बोल रहे हैं साइलेंसिंग। अब यार आपको समझ में आता है एमआरएनए बनेगा तो क्या होगा? सर एमआरएनए बनेगा तो एमआरएनए का ट्रांसलेशन होकर प्रोटीन बनेगा और प्रोटीन अपना फंक्शन दिखाएगा। अगर इस एमआरएनए को पहले ही ब्लॉक कर दो तो, हाँ सर अगर एमआरएनए बना, ये एमआरएनए ये टॉक्सिक प्रोटीन बनाने वाला था, आपने उसको ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक कैसे किया? आप कैसे करोगे? एक एमआरएनए है उसको ब्लॉक कैसे करोगे? बताओ, हाउ यू विल डू इट? ऑब्वियसली उसको ब्लॉक करने के लिए कोई तो उसके जैसा ही कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए चाहिए वहां पे। तो बस हम लोग यही करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए जो है उसको बेटा उस टोबैको प्लांट में इंट्रोड्यूस करा देते हैं। और ये जो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए है, जैसे ही वो एमआरएनए बनेगा टॉक्सिक वाला सब्सटेंस, उसको जाके चिपक जाएगा। और जैसे ही वहां जाके चिपक जाएगा भाई, राइबोसोम कैन नॉट रीड इट, इट कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड, इट कैन नॉट मेक द प्रोटीन। हेलो, इजंट इट क्लियर टू यू? आसान है ना? आसान है कि नहीं है? yes. सर है ना, पर ये मुद्दा डिफिकल्ट क्यों बोल रहे हो आप? तो ये तो बहुत इजी लग रहा है यार मेरे को। लेट्स सी वेरी केयरफुली। The source of complementary RNA is from an infection by the RNA virus or the mobile genetic element that replicate via an RNA intermediate। अच्छा, ये क्या है भाई? तो नेचुरली आपके अंदर आरएनए साइलेंसिंग टेक्नोलॉजी मौजूद है, हमारे सेल्स के अंदर, आपके सेल्स के अंदर, सबके सेल के अंदर। बट हम में वो आया कहाँ से? तो इसका आंसर आता है कि ट्रांसपोजॉन्स। अभी ट्रांसपोजॉन हम लोग जंपिंग जीन होता है, ये मैंने आपको बताया था, एक जगह से दूसरी जगह जंप करते हैं। वो जो ट्रांसपोजॉन्स जो होते हैं वो बेटा मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट जिसको हम लोग कहते हैं। और दूसरा आरएनए वायरस जब एंट्री करते हैं, इन्फेक्शन करते हैं, तो ये दो तरीके हैं जिसके वजह से किसी एक पॉपुलेशन में, ठीक है, आरएनए जो है कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए जो है वो बनने लग जाते हैं। यहाँ तो क्लियर है क्या? यहाँ तो क्लियर है? Yes sir. ठीक है। अच्छा, मैं पूछ लेता हूँ, क्वेश्चन पूछता हूँ, सब आंसर देने की कोशिश करो। आंसर तो दोगे नहीं तो मैं समझ जाऊंगा कि आप दे रहे हो। देखो क्वेश्चन ये है कि मैं बोलता हूँ कि क्या आपके सेल में कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए प्रेजेंट है क्या? तो आंसर है यस सर। आंसर क्या है? यस सर। मैं दूसरा क्वेश्चन, अच्छा वो कहाँ से आया होगा तेरे सेल में? हो सकता है सर वो ट्रांसपोजॉन से आया हो या तो आरएनए वायरस के इन्फेक्शन से आया हो। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। So is it clear to you? दो क्वेश्चन पॉसिबल है नीट के, दोनों बता दिए मैंने। हेलो, isn't it? क्या हर यूकैरियोटिक सेल में आरएनए साइलेंसर मौजूद होते हैं? होते हैं सर। ओके, कौन प्रोड्यूस करता है, कहाँ से आता है सर? आरएनए वायरस से आता है या तो मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट से आता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबको समझ में आया कह रहे? Sir, mobile genetic elements means? मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट का मतलब है ट्रांसपोजॉन होते हैं। ट्रांसपोजॉन ऐसे जेनेटिक एलिमेंट है जो एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर जंप कर देते हैं। अब जीन है 9 क्रोमोसोम पे है,
बट वो वहां से कट जाएगा और कट के बेटा दूसरी जगह जाकर अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, कभी कभी कट होता है तो सही है, बट कॉपी पेस्ट भी होता है। कॉपी पेस्ट मतलब 9th क्रोमोसोम पे एक जीन है, उसकी कॉपी बनी और वो कॉपी बन करके बेटा 11th क्रोमोसोम के ऊपर जाके चिपक गया। अब दोनों तरफ बेटा ये एमआरएनए बना रहा है, उधर भी आरएनए बना रहा है, इधर भी आरएनए बना रहा है। तो यार दोनों आरएनए अगर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री बन गए तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को साइलेंट करा देते हैं। कितने लोगों को समझ में आया मैंने क्या बताया? देयर आर 2 क्रोमोसोम। ठीक है बेटा, ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, ये 9th क्रोमोसोम है, ये 11th। ठीक है, मान लेते हैं। अब इससे एक क्रोमोसोम से ये जीन जंप कर गए, इसकी कॉपी बनी और कॉपी है ना जो बनी ये कॉपी आकर के यहाँ चिपक गई। ठीक है, नाउ जब ये वाला जो क्रोमोसोम है, जब एक एमआरएनए बनाएगा डीएनए से, इसने भी अगर एक एमआरएनए बनाया दिया तो पता चला कि यार दोनों एक ही जीन के 2 एमआरएनए बने हैं और कॉम्प्लीमेंट्री होंगे वो, तो बेटा वो एक दूसरे से चिपक करके डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनवा लेंगे। तो हमारे जो क्रोमोसोम है, हमारे क्रोमोसोम्स में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कहाँ से आ जाएंगे? तो ये मैंने आपको एक तरीका बताया। ठीक है, तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए हमारे सेल्स में, यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। कितना क्लियर, कितना क्लियर यस है? सर। अब वो कैसे आते हैं? तो एक ही प्रकार का डीएनए दो जगह पे, कैसे चला गया सर? वो ट्रांसपोजॉन होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छी बात। सो यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स, nematode specific gene were introduced into the host plant. It produces both sense and antisense RNAs in host cell. And these two RNAs being complementary to each other form a double-stranded base RNA. It initiated RNAi and silenced the specific mRNA of the nematode. Now यहाँ पे यार ये जो पैराग्राफ है ना, ये वाला, अब ये बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है भाई, ये क्या चीज है भाई। Thus, the parasite cannot survive in a transgenic host expressing specific interfering RNA. एकदम रोबस्ट लेवल पे बात करें तो निमेटोड ऐसे प्रोटीन्स बनवाएगा जो प्रोटीन टोबैको प्लांट को नुकसान पहुंचाएंगे, डैमेज करेंगे। अच्छा सर, बढ़िया है। तो निमेटोड ऐसे प्रोटीन कैसे बना सकता है? ऑब्वियसली सर, उसके अंदर उसके डीएनए में है ना उसका जीन होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। मतलब अगर निमेटोड इस टोबैको प्लांट को डैमेज करना चाहता है तो अपने डीएनए से पहले आरएनए बनवाएगा, आरएनए से टॉक्सिक प्रोटीन्स बनवाएगा। यस सर, बिल्कुल सही। तो मुझे क्या करना है, मैं क्या करता हूँ, एक ऐसा डीएनए प्लांट में डाल के रखता हूँ। प्लांट क्या करेगा सर? प्लांट क्या करता है, दोनों प्रकार के स्ट्रैंड बनवा के रखेगा उसी प्रोटीन के, एंटीसेंस सेंस। अच्छा, ओहो। तो जैसे ही निमेटोड अपने आरएनएज इंट्रोड्यूस करता है, निमेटोड क्या करता है, बड़ी अजीब सी बात है, आपको सुनने को अच्छा लगेगा। निमेटोड एक अजीब ही प्लांट ऑर्गेनिज्म, ये क्या करता है, इसके जो आरएनएज बनते हैं ना, आरएनएज, हेलो सुनो ध्यान से सुनना, इसके जो आरएनएज होते हैं ना, ये आरएनए से प्रोटीन नहीं बनवाता, ये आरएनए को डायरेक्टली रिलीज करता है इनटू द प्लांट टिश्यू। इज इट, हेलो, इज इट क्लियर? ठीक है, और ये आरएनए उस प्लांट के टिश्यू में जाकर के फिर वहां से बेटा प्रोटीन बनाने की कोशिश करते। यही चांस हमने देखा कि यार अच्छा। अरे आपको आवाज आ रहा है मेरा? हेलो, यस सर। थोड़ा सा मेरे उधर मैसेज आया कि मेरा इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल है करके। देख तो रहा हूँ, तो दिख तो रहा है, ग्रीन दिख रहा है अभी, ठीक है, ओके। एनीवे, तो बच्चों कितने लोगों को समझ में आया भाई? कार्यक्रम समझ में आया क्या?
अब मैं पेन एंड पेपर यूज करूंगा ताकि आपको ये कंप्लीट समझ में आ जाए। हेलो हेलो, है ना? अब चलो, क्योंकि ये जो चीज है ना एकदम क्लियरली समझ में आनी चाहिए। लेट्स मूव टू द पेन एंड पेपर टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वेरी केयरली। देखो यहाँ पे बेटा नोटिस करना, नॉर्मल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ये देखो, ये है टोबैको प्लांट का रूट, ठीक है? ये घुस गया निमेटोड इधर, ये है निमेटोड, ये उसका बेटा प्रोपोसिस से आगे वाला पोर्शन माउथ वाला। हैप्पी अंजय, वाह वाह, मैं आ गया, बड़ा खुश है ये, ठीक है ना? अब ये क्या करना चाहता है, नोटिस करना, ठीक है? इसके सेल्स में डीएनए है, डीएनए है, ठीक है? अब ये क्या करेगा, ये जो डीएनए है ये डेफिनेटली बेटा, ये जो भी डीएनए इसके अंदर प्रेजेंट है, इन डीएनए से आरएनए बनवा देता है, आरएनए का अलग कलर का, ठीक है? ये बहुत सारे वो एमआरएनए बनवा लेता है, और ये जो एमआरएनए है इट विल रिलीज दिस एमआरएनए इनटू द प्लांट सेल्स। ये प्लांट सेल में एमआरएनए रिलीज क्यों कर रहा है भाई? अब जब एमआरएनए यहाँ पे प्लांट सेल के अंदर आ जाएंगे तो उसकी मशीनरी यूज करेंगे और उससे बेटा प्रोटीन बनवाएंगे, टॉक्सिक प्रोटीन यहाँ पे बनवाएंगे और इसी प्लांट को बेटा वो नुकसान पहुंचाएंगे। ओ ये कार्यक्रम है। हेलो, समझ रहे हो? अब ये है प्लांट सेल, ये प्लांट सेल है, ध्यान से सुनना। इसके अंदर ये निमेटोड का एमआरएनए आ गया, बोले चलो आ गया, राइबोसोम किधर है, अमीनो एसिड्स किधर है, आ जाओ सब, मैं आ गया। तो अच्छा, तो वहां पे राइबोसोम बोलते अरे ये तो ये है, चलो 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 इसका प्रोटीन बना के दे देते हैं। अब जैसे इसने प्रोटीन बनाया है ये वाला, ये प्रोटीन इस सेल को ही, इस पूरे प्लांट को ही डैमेज करना शुरू कर देते हैं। अरे ये तो गड़बड़ बात है। क्लियर है क्या बेटा? यहाँ तक क्लियर है? यस हाँ, सर। इसी सीन को हम, है ना, उल्टा कर देते हैं। देखो ये आया एमआरएनए, ये निमेटोड का एमआरएनए है, ये बात समझो, ठीक है? हमने क्या किया, ये जो बैक्टीरिया का डीएनए है ना, इसमें सॉरी एगेरोबैक्टीरियम होता है ना, एगेरोबैक्टीरियम, उसका जो टीआई प्लाज्मिड होता है, उसके थ्रू मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि टोबैको प्लांट को ट्यूमर होता है इसके वजह से, एगेरोबैक्टीरियम से, ठीक है? तो उसके थ्रू हम लोगों ने इसका ही, है ना, इसके जैसा ही बेटा एमआरएनए का स्ट्रैंड का दोनों कॉपीज बना ली। ये भी ये एमआरएनए है सेंस वाला, और ये एंटी सेंस वाला। मतलब एक्चुअली ऐसा पूरा हमने डीएनए बनवा दिया इसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से, और ये जो डीएनए बना है, इस डीएनए को इस टोबैको प्लांट की यहाँ पे हमने अटैच करा दिया, इंट्रोड्यूस करा दिया इनसाइड द टोबैको प्लांट, ठीक है? हेलो, इसके इधर भी प्रमोटर है, इधर भी प्रमोटर है, ठीक है? तो हम लोगों ने क्या किया कि दो है ना ऐसे डीएनए इसमें इंट्रोड्यूस करा दिए कि ये जो डीएनए है ये क्या कर रहे, ठीक है? ये वाला डीएनए एक ऐसा एमआरएनए बनाता है जो इसके जैसा है, और ये वाला डीएनए एक ऐसा एमआरएनए बनाता है जो इसका कॉम्प्लीमेंटरी है, ये वाला। अब जब ये दोनों बनते हैं, दोनों एक दूसरे को आकर के चिपक जाते हैं, तो इट विल फॉर्म डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। यहां तक कितने लोगों को समझ में आया बेटा? बताओ। हेलो, अरे कुछ समझ में आया? प्लांट में हमने पहले ही निमेटोड के एमआरएनए का डीएनए बना करके डाल दिया, बट प्लांट में वो कभी अपना प्रोटीन नहीं बना पाता। क्यों नहीं बना पाता? क्योंकि हमने उसका सेंस स्ट्रैंड वाला भी कॉपी बना डाल दिया, एनसी सेंस वाला, तो वो दोनों प्रकार के आरएनए बनवाता है। जैसे ही दोनों आरएनए बनते हैं, दोनों आरएनए एक दूसरे को चिपक जाते हैं, तो राइबोसोम नेवर रीड इट, एंड इफ दे विल नेवर रीड इट, द ना, सो इट विल नॉट प्रोड्यूस दैट टॉक्सिक प्रोटीन। हेलो, isn't it clear? बैक्टीरिया में
सॉरी, तो प्लांट में क्या हो रहा है आपको समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, अब मजे वाली बात सुनते हैं। मजे वाली बात ये है कि ये जो भी ये आते हैं ना, निमेटोड जब इन्फेक्शन करता है तो ये ट्रिगर करता है, ठीक है, अलार्म होता है। मतलब यहाँ पे हम लोगों ने एक ऐसे भी डीएनए को डाल के रखा है जो कि डाइसर और स्लाइसर नाम के एंजाइम्स बनाता है, ठीक है। डाइसर और स्लाइसर क्या है सर? कुछ भी नहीं, देखो यहाँ पे ये वाला जो डीए है ना, जो भी है ये चीज बनती रहती है वो, है ना, ये एक्चुअली है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है। ये एक्चुअली उसी निमेटोड का डीएनए से हमने बनवाया, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो कि टोबैको प्लांट में हमेशा बना हुआ रहता है। अब ये डाइसर और स्लाइसर जैसी अलार्म, मतलब जब भी निमेटोड की एंट्री होती है, ठीक है, तब क्या करते हैं, एक जोन है जो जिसको बोलते हैं स्लाइसर, ये क्या करता है, डाइसर क्या करता है, ये जो है ना इसके बॉन्ड को तोड़ देता है, मतलब दोनों एमआरएनए को अलग कर देता है। स्लाइसर क्या करता है, इसके छोटे छोटे टुकड़े बनाएगा, ठीक है। अब हमारे पास में एमआरएनए के बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े हो गए इसके ही, ठीक है, बराबर। ये जितने भी है, ये सारे जितने भी छोटे छोटे टुकड़े बने हैं, ये इसी के निमेटोड के ही है। तो ये छोटे छोटे टुकड़े क्या होते हैं, जितने भी आरएनए आएंगे ना उनको जाकर के बाइंड हो जाएंगे। अच्छा तू आ गया, चल ये तो ब्लॉक कर देता हूँ, यहाँ ब्लॉक कर दिया। निमेटोड ने फिर आरएनए बनाया, फिर ये बना करके भेजेंगे, चल मेरे पास दूसरा है, चल आ जा। तो क्या होता है कि हमने पहले ही उसका ही डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना करके रख दिया है उसी प्लांट में। जैसे ही निमेटोड इन्फेक्शन करता है तो डाइसर और स्लाइसर जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, इन डबल स्टैंडर्ड आरएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं और सिंगल स्ट्रैंड भी कन्वर्ट करा देते हैं। अब ये सारे सिंगल स्ट्रैंड इन जो ये जो होते हैं ना बेटा, ये वाला जो पोर्शन है ना, एमआरएनए है जो कि निमेटोड भेज रहा है, उसको कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये जाके वहां जाके चिपक जाते हैं। अब क्योंकि ये सारे टुकड़े छोटे छोटे जो टुकड़े हैं वहां जाकर के बेटा उसके एमआरएनए को ब्लॉक करते हैं, तो बेटा राइबोसोम इनको पूरा प्रोटीन बनवा पाएगा क्या? टॉक्सिन प्रोटीन बनेगा क्या? नहीं। इसी को हम आरएनए साइलेंसिंग कहते हैं। हमने निमेटोड के आरएनए को साइलेंस कर दिया क्योंकि वो कभी भी उस टोबैको प्लांट पे एक्सप्रेस ही नहीं हो पाएगा। इज इट क्लियर? हेलो, यस इज इट सर। क्लियर? ये बिल्कुल साधारण लेवल का है, इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन है, बहुत, मतलब आप बुक्स वुक्स उठा के देखो तो ये है वो है, RISC है एंड ऑल है। SIRNA बोलते हैं इसको। SIRNA क्या होता है? SIRNA देखो, साइलेंसर ये है ना, बोलते हैं हम लोग। IRNA क्या होता है ना, इंटरफेरेंस, है ना। RNA इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी बोलते हैं ना, RNAi टेक्नोलॉजी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? RNAi टेक्नोलॉजी। और माइंड वेल कि हमारे सेल्स में नेचुरली बेटा ये चीज अवेलेबल है ताकि हमें बहुत सारे वायरस से बचा लेते हैं। हेलो, आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि बाहर से कोई आ गया, डीएनए डाल दिया वायरस ने और डीएनए ने आरएनए बना दिए, बस हमारे जो आरएनए साइलेंसर है जाके फटाफट वहां पे चिपक जाते हैं, बोला खत्म, चल भाग। आपको चीज समझ में आ रही क्या? यस सर। किसी को दिक्कत है पूछ लो यार। एनीवन हैज द डाउट जस्ट आस्क इट, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। बेसिक से पहले से फिर से आते हैं, चलो। टोबैको प्लांट है, टोबैको प्लांट के रूट में एक्चुअली ये निमेटोड घुस जाता है, वहां जाकर के ये डीएनए से आरएनए बनाएगा और ये आरएनए प्लांट के सेल्स में इंट्रोड्यूस करता है ताकि वो जल्दी जल्दी क्या कर सके, क्योंकि वो पैरासाइट है, उसका बिहेवियर वैसा ही है। तो ये जो आरएनए होते हैं जो कि उसके एक्चुअली सलाइवा जब रिलीज करता है उसके साथ वो आते हैं, तो ये जितने भी आरएनए आते हैं ना, ये सारे आरएनए जो है बेटा ये अंदर आ जाते हैं सेल में, और सेल में आने के बाद में ये, है ना, उसकी प्रोटीन मशीनरी यूज करके प्रोटीन, टॉक्सिक प्रोटीन बनाना शुरू करते हैं। नाउ यही चांस है हमारे पास। हमने समझा अच्छा ये ऐसा करता है ना,
तो ठीक है, हमने क्या किया, इसी का वो डीएनए आइसोलेट कर लिया, ये जो डीएनए है ना ये वाला, ये हमने आइसोलेट कर लिया, ठीक है। अब ये डीएनए जैसे हमने आइसोलेट किया तो क्या होता है, ये कोई तो भी उसका सेंस स्ट्रैंड होगा ना, बस सेंस स्ट्रैंड ही एक्सप्रेस करता है। हमने क्या किया, इसी डीएनए की एक और कॉपी बना दी, ठीक है, और उसके दूसरी तरफ प्रोमोटर लगाया, तो यहाँ पे एंटी सेंस स्ट्रैंड भी एक्सप्रेस होगा। तो ये दो कॉपी से, सेंस वाला बनाने वाला, एंटी सेंस, दोनों को बेटा हम लोगों ने टोबैको प्लांट के डीएनए में डाल दिया। चल भाई तू आज, ठीक है। अब निमेटोड जब भी एमआरएनए भेजेगा, ठीक है, वो एक्सप्रेस क्यों नहीं हो पाए, क्योंकि प्लांट खुद ही उसी डीएनए के, उसी प्रोटीन का सेंस और एंटी सेंस दोनों के एमआरएनए बना रहा है, और बना बना करके चिपका चिपका करके रख रहा है, ताकि उसका डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाए। अच्छा अच्छा सर, समझा, ठीक है। मतलब कि वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है तो प्रोटीन बना नहीं पाएगा, कभी नहीं बना पाएगा। और जब भी उसका सिंगल स्ट्रैंड भी करना, हम लोग कितने होशियार, देखा आपने, अगर मैंने इसको सीधा बेटा सिर्फ ऐसे तोड़ा होता, सिंपली तोड़ा होता, है ना, डाइसर से दोनों टुकड़े कर दिए होते ये सिंगल स्ट्रैंड, तो बेटा हमारा नुकसान था। हम क्या करते हैं, पहले इसके बेटा छोटे छोटे टुकड़े करा देते, भैया ले पहले तू खुद टुकड़े हो जा, और उसके टुकड़ों के बेटा सिंगल स्ट्रैंड बनवाते, और ये सारे छोटे छोटे सिंगल स्ट्रैंड जो है, जब भी निमेटोड का आरएनए आएगा उसको जाके के ब्लॉक मार देगा, भैया हो गया। राइबोसोम थोड़ी देर तक रीड करेगा, बोले इधर तो आगे ब्लॉक है, डबल स्ट्रैंड दिख रहा है, छोड़ देगा। तो वो जो टॉक्सिक प्रोटीन है निमेटोड का, वो कभी बन ही नहीं सकता, इसीलिए निमेटोड वहां पे बेटा सरवाइव नहीं कर पाता, वो वहां पे उसका इन्फेक्शन नहीं हो पाता, और जो प्लांट्स डैमेज हो जाते हैं निमेटोड की वजह से, जिससे प्रोडक्शन कम हो जाता है टोबैको का, वो बेटा नहीं ऐसा होगा, और टोबैको का भरपूर खेती होगी, बहुत सिंपल होगा, इधर लोग उधर टोबैको से मरेंगे, बाकी वो अलग बात, बट इधर बेटा निमेटोड भी पहले मरेगा। Isn't it clear to you? Hello? Yes, sir. किसी को दिक्कत है? अरे कोई कंफ्यूजन है पूछ लो भैया, अगर नहीं है तो बेटा यहाँ पे हम लोग इसको रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, इसी चीज को मैं फिर से एक बार आरएनए साइलेंसिंग टेक्निक के बारे में बताऊंगा इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। तो बेटा याद रखो, मैं फिर एक बार बोलता हूँ कि अगर 4 to 6 लेक्चर है तो वो हम लोग 3:30 से करेंगे, ठीक है, 3:30 से करेंगे। अगर आपको दिक्कत है पहले से ही बोल देना कि नहीं सर हमारा दूसरा कोई प्रॉब्लम है, दूसरा लेक्चर है, समथिंग है, ठीक है। उस दिन मैंने पूछा था, किसी ने कुछ बोला है, हेलो, इजंट इट, है ना, तो आप पहले ही बोल देना कि नहीं सर, नहीं 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 नहीं, तो फिर ठीक है, फिर हम 4 ही बजे से शुरू करेंगे, इजंट इट, हेलो, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही प्यारे बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस नाइट, गुड नाइट।